अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूँ हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं नम्रा तारिक। मैं अपना तारुफ करवाती चलो। वैसे जो लोग रोजाना हमें देखते हैं वो तो जानते ही हैं। मैं नम्रा तारिक और मेरे साथ हसनैन लियाकत है जी। जुलाई का ये महीना चल रहा है इंटरनेशनली। ये जो महीना है इसको सेलिब्रेट किया जाता है प्लास्टिक फ्री जुलाई के तौर पर। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और इसका मकसद जो होता है वो अवेयरनेस फैलाना है प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुतालिक। इस महीने को दुनिया भर के जो अवाम है वो एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल को तर्क करने पर जोर दिया जाता है। प्लास्टिक बैग्स कुछ हमारे पास भी मौजूद है, जी आप हाँ। यूज करते हैं? लेकिन ये सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि जो बैग हैं ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि इंसानियत के लिए, समुद्री हयात के लिए, मजबूई माहौलियाती जो निज़ाम है उसके वजूद के लिए ये बड़ा ख़तरा बन चुकी है बेशक। और ये पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान में इन प्लास्टिक बैग्स पे कब तक पाबंदी जो लगेगी वो मुअस्सिर होगी, क्योंकि पाबंदी लगती है लेकिन वो मुअस्सिर नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा ठीक बात बिजनेस कह रहे सेटअप है जो इसके साथ इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं। सो ऐसे ही है। गवर्नमेंट को जो भी काम करना होगा उसको प्रॉपर निज़ाम बना के, ताकि जो लोग हैं वो हर्ट ना हो। और मैं खुद भी मार्केट का जब विजिट करता हूँ तो निमरा, जो लोग प्लास्टिक बैग के साथ एसोसिएटेड हैं वो बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि हमने 70-80 साल से यही काम कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो एकदम आप आके ये चीज़ें कैंसिल करेंगे तो इससे आपकी जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सिर्फ हंसते हैं ना, हम प्लास्टिक बैग्स की बात करें, सिर्फ प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं होते, हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आप देखें पानी की बॉटल्स, वो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक हम लेते हैं या जूसेस वगैरह हम लेते हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप अगर पीने के लिए ले रहे हो वो प्लास्टिक बॉटल्स में ही आता है। सो पाकिस्तान में, दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी प्लास्टिक से बनी हुई अशिया, खास तौर पर प्लास्टिक बैग्स का रोजमर्रा का ये जो हमारा इस्तेमाल है वो इंतहाई एक लेवल से ज्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन। बेशक पाबंदियां लगी उसके बावजूद। दूसरा ये कि इंसानी जिंदगियों में इतना हमने इसको लाजमी बना लिया कि इसे खत्म करना अब हमें नामुमकिन दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने बात की है कि आप कोई ड्रिंक लेने के लिए जाते हो, कोई जूस लेने के लिए जाते हो, एवरीथिंग इज इन प्लास्टिक बॉटल। यस, आप इमेजिन कर पाते हैं अभी जाके इस पॉइंट पे हसनैन के? जी हाँ, मैं इमेजिन नहीं करता। ये जो प्लास्टिक बैग है, नामुमकिन बना ये दिया जो ना। प्लास्टिक बैग है आसानी के लिए निमरा, ये 50-60-70 साल से यही यूज हो रहा है यही यूज हो और रहा है, ये yes। बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये डिस ऑफ नहीं हो सकता। आप इसको जमीन पे फेंक दें कभी भी, इसी तरह रहेगा और इसकी वजह से अगर ये समंदर में जाता है, और जैसे आबी हयात की हमने बात की है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ये जो प्लास्टिक का बैग है इसकी क्वालिटी भी आप चेक कीजिए, ये भी प्लास्टिक का ही है लेकिन ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस बैग को नहीं, ये प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। गवर्नमेंट की जितने भी एसओपीज हैं उसके मुताबिक बनाया गया है। सो ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये प्रॉपर, इसमें तो सारी चीजें आपको नजर आ रही है लेकिन इसमें कुछ क्वालिटी में भी आपको फर्क नजर आएगा। को दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें, मतलब बहुत कोई जोर लगाने के बाद डिफरेंस भी आप देखिए ना स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि उसमें आपको वो शॉपर नजर भी नहीं आ रहा और यहाँ पे ये नजर भी आ रहा है। और तीसरा जो है ये देखिए कि ये आजकल वैसे ये जो कपड़े वाला है इस्तेमाल करना चाहिए, ये ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। प्लीज इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। जो बॉटल्स हम लोग प्लास्टिक वगैरह की लेते हैं वो अवॉइड करें। अच्छा, ये जो बैग है ना, जो ये वाला कपड़े वाला, कॉटन वाला, आज आपको बताता चलूं कि आज से 20-25 साल पहले आप अगर अपने घर वालों से भी पूछेंगे तो हर घर में इस तरह के बैग हुआ करते थे। बिल्कुल लोगों के अपने बैग हुआ करते थे। हम लोग खुद ये कपड़े के बना सकते हैं, हर घर में देखेंगे ना कि किसी चीज का कपड़ा तो जरूर होता है ना, वो कपड़े से आप बना सकते हैं। और ये प्लास्टिक के बैग से एटलीस्ट हम जान छुड़ा सकते हैं। बॉटल्स पे हुकूमती सतह पे काम होना चाहिए। अगर आपके साथ मैं सरकारी कुछ अदाद शुमार नाज़रीन शेयर करूं तो सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक भी पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की तादाद 18,000 से ज्यादा है। लाखों अफराद का रोजगार इस सनत से वाबस्ता है। उनके रोजगार से मुतालिक भी हुकूमती लेवल पे ये इकदाम होने चाहिए। छोटे बड़े जो शॉपिंग बैग्स हैं उनकी योमिया पैदावार 500 किलोग्राम है। आप इमेजिन करें इसका क्या वेट होगा, ठीक है? और ये 500 किलोग्राम, 500 केजीज, वो फिर कितनी ज्यादा पैदावार है हमारे, बहुत ज्यादा पैदावार है ये। और तो प्लीज, पूरा जुलाई का महीना बनाया जाता है। हम लोग बार बार आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि ये वाला बैग इस्तेमाल नहीं करना, ये वाला बैग आप सबने इस्तेमाल करना। अब चलते हैं हेडलाइंस की जानिब और देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं जो कि आज हमारे इस सुबह की सोच में डिस्कस होने वाली हैं।
बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद है। सदारती महल पहुंचने पर ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और उसके बाद आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं जी। 11 बजे इद्दत केस की समाअत भी होने जा रही है, वो भी प्रोग्राम में हिस्सा उसका बनाएंगे। और पीटीआई प्रोग्राम कोर का कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, उसको मुस्तरद कर दिया है। ये भी खबर आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। और इसके अलावा जो यूरोपियन वर्किंग ग्रुप है उसने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। दिया। ये इस रिपोर्ट पे भी बातचीत होगी। उसके बाद जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने कहा है कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से बरपा हुआ, इसकी वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। ये कल का एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था। वेयर चीफ जस्टिस केम टू रेस्क्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बाय द वे उस पर भी बातचीत होगी। अवाम टैक्स अदा करें, पेट्रोल पूरा करें या बिजली के बिल भरें। जून में महंगाई की शरह में मई के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। 0.46% हसनैन, अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो ये इजाफा हुआ है। इससे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं खावर गुमन साहब। खावर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। खावर साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए सियासत की, तो सियासत आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म फैसले हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट है जो कि हमें बैकफुट पे नज़र आ रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा हमें दो दड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब एक दड़ा दूसरे दड़े को कंडेम करता हुआ नज़र आता है। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में? देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये जो बात हो रही है ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग जाहिर नजर आ रही है। और उसकी बुनियादी एक वजह है कि वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में पिछले साल 2 साल के दौरान पार्टी के साथ रहे, मुश्किलात का सामना किया, केसेस भुगते, जाहिर है उनके कारोबार तबाह हुए, जो उनके घरों के ऊपर रेड्स हुए, वो भी एक बड़ा ग्रुप है। और वो लोग जो सियासत से थोड़ा सा उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। कुछ लोगों ने जिस तरह कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कुछ ने ये कहा कि हमारे हालात इस तरह थे या बहालत मजबूरी उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन नजरियाती तौर पर पार्टी के साथ रहे। वो भी एक ग्रुप है। अब जाहिर है 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका होगा। वो इस तरह के एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बाहर निकली और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए को वोट किया। और पार्टी के हवाले से जो एक तासुर ये था कि पार्टी से निशान ले लिया गया, पार्टी के उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे, अननोन जो गैर मारूफ लोगों को टिकटें मिली और इनको पता नहीं लोग वोट दें या ना दें। और दूसरे हालात भी इस तरह थे कि लोग उसी तरफ जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख रही है कि वोट उसी को दिया जाता है कि जिसके बारे में एक ये तासुर हो कि वो हुकूमत में जा रहा है उम्मीदवार। लेकिन इस सब के बरखिलाफ हमने देखा कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को किया। इसलिए हल्के की सियासत करना चाहता है जो सियासतदान, वो खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अलहदा थे, उन्होंने ये सोचा कि अब जाहिर है सियासत करनी है तो वापस पार्टी की तरफ आया जाए। अच्छा खबर, कल आपने मैं समझता हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ, एक बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब पार्टी खत्म हो गई है, तो पार्टी के अंदर लोग वापस आना चाह रहे हैं। अब इसका हल देखिए, इसमें कोई ज्यादा खामखा में मुझे लग रहा है कि इसको इस मामले को उछाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ का मतलब है बानी पीटीआई इमरान खान, तो वो जो फैसला कर लेंगे, कल कलाम को बाहर आते हैं या जेल के अंदर ही अपने उनके लोगों से मुलाकात होती है, तो वो मामला हल हो जाएगा मेरे ख्याल में। इसके अंदर कोई ज्यादा इबहम नहीं है कि एज एफ के जी वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है या नेशनल असेंबली के अंदर को 15-20-30 उनके एमएनएज ने कह दिया है कि जी हम बानी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम एक अलहदा पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या उन्होंने एक नई पार्टी इलेक्शन कमीशन के सामने रजिस्टर करा दी है। तो मैं नहीं समझता, जिस तरह फॉर एग्जांपल पीएमएलएन के अंदर उनके जो 4-5 बड़े लीडर, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब और चंद लोग, उन्होंने लहदा अपनी पार्टी जो है बना ली है। तो एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप अलहदा होने जा रहा है या अलहदा हो गया है। यहाँ पे भी इस तरह की कोई हमें चीज नहीं नजर आ रही जी।
अच्छा खबर ये भी बताएं कि जैसे आपने कल जरूर सुना होगा इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई है गैर रस्मी उनके रिपोर्टर्स वगैरह को जो उन्होंने अपडेट किया। अब ही सेट के 4 की तारीख दी है मैंने अपने जो 2 ग्रुप से उनको, विच मींस के डिवीजन है और इमरान खान को भी इस बारे में पता है। व्हाट डू यू थिंक के इज ही कॉन्फिडेंट इनफ या फिर वो परेशान है इस मामले को लेकर? नहीं देखिए, कल जो आपने अगर वो सारी गुफ्तगू उनकी पढ़ी है, जो वहां से जो खबर आई है, उसमें ये चीज भी बड़ी वाजे थी कि ये कोई इलेक्टेबल्स की पार्टी तो है कोई नहीं है, एक नजरिया है, एक उनका एक स्टैंड लिया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, तो उसके पीछे लोग खड़े हैं। आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी MNAs MPs बन गए हैं जो बिल्कुल जिनको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जाहिर है पार्टी की उनको टिकट मिली, हमायत मिली और वो जो है कामयाब हो गए। लिहाजा ये जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि ये उस तरह की ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन जाहिर है पार्टी के अंदर ये जो मैंने बताया कि मुझे जो लग रहा है गोमन साहब, यहाँ पे इस तरह की ग्रुपिंग है कि हर शख्स तहरीक इंसाफ में आना चाहता है। उस तरह की ग्रुपिंग नहीं है कि जिस तरह शायद खाकान अब्बासी हो गए, सरदार मेहताब हो गए, इस तरह के लोग हो गए कि उन्होंने अलग अपना दड़ा बना लिया, अलग अपनी पार्टी बना ली। जी बिल्कुल, मैंने सही फरमा रहे हैं आप। ये देखिए, वो एक ग्रुपिंग आपको अमली तौर पर अपने आप को एक अलहदा हैसियत में वो लोग अपने आप को वो उन्होंने रजिस्टर करवाया है। यहाँ पे तो ये बात है कि हर कोई इमरान खान के करीब होना चाहता है। वो जिस तरह फर्ज करें फवाद चौधरी साहब है, वो एक ही बयानिया अपनाए हुए हैं कि जी मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं इसलिए मैं एक्टिव हुआ हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं वो जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है, अमाउंट ऑफ एफर्ट्स को नहीं कर रहे कि ये बानी PTI इमरान खान जेल से बाहर आए। लिहाजा मेरा वाहिद कंसर्न यही है कि इमरान खान बाहर आए। पार्टी के खिलाफ जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं हूँ, जिस अंदाज से वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सारे असूल जो है वो कुर्बान कर दिए, तो ये उस तरह की बात नहीं हो रही। लेकिन जाहिर है वो लोग PTI के, जिस तरह मैंने अभी बताया कि जिन्होंने मारें खाई हैं वो और मुश्किल वक्त देखा है, वो ये समझते हैं कि अब हमारा पार्टी के अंदर जो रुतबा है या हमारी हैसियत है वो उन लोगों से ज्यादा है और होनी चाहिए और होती भी है सियासी जमातों के अंदर। और उन लोगों की निस्बत जो जाहिर है वो जो आराम से बैठे रहे, साइड पे हो गए मुश्किल वक्त में और अब दोबारा वापस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खबर मेरे ख्याल में शायद यही वजह है कद की ये जो लड़ाई है ना, कि जिन लोगों ने मुश्किलात सही है उन्हीं को ही पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। करंट जो क़यादत है वो भी यही कह रही है। शायद यही वजह है कि कल इमरान खान से जब फवाद चौधरी के मुतालिक पूछा गया कि आपने उनको पैगाम भिजवाया था मुलाकात के लिए, या उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फवाद चौधरी वाले सवाल पे, शायद यही वजह है। देखें, फवाद चौधरी साहब का जो केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह वो पार्टी से इनिशियली अलहदा हुए, कि ट्वीट उन्होंने किया जो कि वो उनका ये कहना है कि मैंने खुद नहीं किया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब 6 महीने के लिए जेल के अंदर मौजूद रहे। उनके खानदान ने भी सख्तियां भुगती, वो भी जाहिर है उन्होंने केसेस का सामना किया, अभी भी कर रहे हैं। तो जेल के अंदर तो वो रहे और ये है कि किसी भी मौके के ऊपर उन्होंने कोई पार्टी से उस तरह अलहदगी नहीं कर ली कि वो किसी दूसरी पार्टी के जाके हिस्सा बन गए या ये कह दिया कि जी ना अब मैं इमरान खान के नजरिए के खिलाफ चलूंगा। जिस तरह के काफी सारे लोगों ने जो है इस्तेकाम पार्टी में चले गए, कुछ लोगों ने बाकी पार्टियों का रुख कर लिया। लिहाजा और फवाद चौधरी की जो पार्टी के अंदर एक हैसियत रही और जिस तरह पार्टी के साथ वो चले, ज़ाहिर है 2009-10 से मेरे ख्याल में ऑनवर्ड रहे हैं पार्टी के साथ। लिहाजा अब वो भी देखना होगा। लेकिन वो लोग जो ये आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि जनाब वाला मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े रहे, मारे हमने खाई, ऐसा नहीं हो सकता कि अब हमारी जगह जो बाहर बैठे हुए लोग थे वो आके ले लें। तो ये अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक हेल्दी कंपटीशन है और मतलब आपने बिल्कुल सही, आपका जो इसमें असेसमेंट है कि ये पार्टी के अंदर लोग, खबर साहब आपके पास चाहते बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, हमें ये खबर भी तो बताइए कि जिस तरह फवाद चौधरी हो गए, उसके बाद इमरान इस्माइल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो एकदम से PTI से किनारा कशी इन्होंने इख्तियार कर ली थी, अब ये लोग एक्टिव हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कोई इनको भी ग्रीन सिग्नल मिला है कहीं से? देखिए, मैं ये जो पॉलिटिक्स मैं पिछले 24-25 साल से इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, वो सियासत के बारे में ये कहा जाता है कि सियासत एक बहते दरिया का नाम है और अंग्रेजी में वो जो पॉलिटिक्स के हवाले से कहा जाता है ना कि वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स।
तो सियासत के अंदर हालात वाकयात जो है वो बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। और ये जो लोग उस वक्त अलहदा हुए, अब जाहिर है हर की आप किसी से इनसे जाके मिलें, बात करें, तो ऐसी ऐसी खौफनाक और दर्दनाक कहानियां वो सुनाते हैं, हालात वाकयात वो पेश करते हैं कि इंसान जो है वो दंग रह जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। जाहिर है कुछ लोगों की चादर दीवारी को पामाल किया गया, काफी लोग परेशान हुए, तो कुछ लोगों ने हालात के सामने अपने आप को जाहिर है मजबूरन पार्टी को खैरबाद कह दिया। अब वो सारे जो मसाइल हैं वो जिस तरह कल भी बानी पीटीआई ने ये कहा कि हम एवेल्युएट करेंगे, और वो लोग जो हकीकतन जिनको उन मसाइब का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर उन्होंने जो है एज ए स्ट्रेटजी लैब की इख्तियार की, उनका एक डिफरेंट केस है। लेकिन वो लोग फर्ज करें अगर किसी ने कहीं पे कोई करप्शन की है या किसी के हवाले से कोई ऐसा केस है, और जो फाइलें दिखाने वाली बात की इमरान खान ने कि अगर वो फाइलें देख के लोग भागे हुए हैं तो वो उनका एक अलहदा केस है। अगेन मेरे ख्याल में ये पीटीआई की कामयाबी है, और ये किसी भी सियासी जमात की कामयाबी है कि उसकी तरफ लोग आना चाहते हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो पार्टी के अंदर लोगों को वेलकम करती हैं। और जाहिर है अंटलान से आप अपने नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, और एक जो खास आपने जो एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है पार्टी का, जो आप एक मंजिल हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें ये कमी बेशी होती रहती हैं। लेकिन जाहिर है एक पार्टी के अंदर ये एक बहस चल रही है, तो वो देखते हैं कि आइंदा ये और खावर मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप उस पर अपना कमेंट दीजिएगा। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ दो ग्रुप्स मुझे पर्सनली दिखाई नहीं देते। एक तो वो ग्रुप जो शानदाना, गुलजार, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, ये मतलब एक नई क़यादत में ही दो ग्रुप्स हमारे सामने आए थे, फिर उसके बाद ये पुरानी क़यादत वाला उसके बाद आया, सो ये बेसिकली 3 ग्रुप्स हो चुके हैं, राइट? देखें इस वक्त अगर आप वो ग्रुप्स गिनना शुरू कर दें तो उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको एक वो ग्रुप मिलेगा जो कि हुकूमत के अंदर है, या हुकूमत गडापुर साहब हैं, वो लोग हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो उस तरह से उनको वहां पे वो फैसिलिटेशन उनको नहीं मिली, वो एक अलहदा ग्रुप है। पंजाब के अंदर आप देखा जाए तो पंजाब के अंदर कुछ लोग अभी भी अंडरग्राउंड है, मियां असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, केपी के अंदर जिस तरह मुराद सईद हैं, तो वो डिफरेंट हल्का अहबाब होता है। लेकिन मैंने प्रीडोमिनेंटली पूछा तो वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें एक चीज ध्यान में रखें कि तहरीक पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई, और फाइनली जब एक फैसला हो जाएगा कि जी इस तरह आगे बढ़ना है, और माजी के अंदर भी यही हुआ है कि जब एक फाइनल कॉल आ जाती है कि जी आप दिस इज व्हाट इट इज, और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते हैं। छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, आपको याद होगा कि जमशेद दस्ती कुछ अर्सा, वो आपको पता है कि पीटीआई और बानी पीटीआई के ऊपर काफी सख्त तनकीद उन्होंने की माजी के अंदर, लेकिन एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं इस जमात का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और मैं माजी की जो तमाम मेरे से जो कमी कोताहियां हुई हैं उसको मैं बुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो आपको पता है इस वक्त वो पीटीआई के हरावल दस्ते के वो मेंबर है। बिल्कुल ऐसे ही है खावर साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, और खान थे जो कि अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे, और बहुत सारी बातें उन्होंने क्लैरिफाई भी की हैं इस हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे कि कुछ टैक्सेस के हवाले से, कुछ महंगाई के हवाले से। अच्छा हसनैन, वैसे हमारी आवाम के बारे में आप भी ऑब्वियसली सोचते होंगे, जैसे मैं सोचती हूँ। हम खुद आवाम हैं, हम खुद आवाम ही हैं इसके पिसे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, सब लोगों की बात कर रही हूँ कि मतलब कंफ्यूजन होता है। एक तरफ देखा जाए क्या करें बेचारे, क्या वो टैक्स अदा करें, पेट्रोल पूरा करें, बिजली के जो भारी भरकम बिल, ओवर बिलिंग बल्कि मैं उसको कहूँगी, उसका शिकार हूँ। अगर हम जून की सिर्फ नाज़रीन बात करें तो महंगाई की जो परसेंटेज है मई के मुकाबले में 0.46% ये इजाफा क्वाइट अलार्मिंग। और जो रिपोर्ट है उसमें इदारे शुमारियात का कहना है कि जून में
महंगाई की शरह 12.57% रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में महंगाई में 0.58% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि देही इलाकों में महंगाई 0.28 का इजाफा उसमें रिकॉर्ड किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी बजट आया नहीं और एकदम से इस तरह के हमें मामलात देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। इसी हवाले से हमारे साथ बजट तो मौजूद हैं, बहरहाल पास हो चुका है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आबदा। आबदा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आबदा, बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल है, रोशनियों का शहर, और रोशनियों के शहर में महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया। और ये कि महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है और कराची में भी जो सूरत हाल है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई से जो है टैक्स नाफिज कर दिए गए हैं और उसके बाद जो महंगाई का सिलसिला है वो अवाम पर पै दर पै जो वार है महंगाई के वो जारी है। अगर हम दालों की कीमतों की बात करते हैं तो दालों की जो कीमतें हैं उसमें 60 रुपए तक का जो है इजाफा कर दिया गया है और ये जो सिलसिला है महंगाई का ये इसी तरह अवाम पर अब जारी रहेगा, क्योंकि अशिया खुद नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। दालें भी जो है वो अब आम आदमी की जो दस्तरस से हैं वो बाहर हो गई हैं। नए माली साल के बजट के आगाज पर नए टैक्सों के निफाज के बायस जो है दालों की कीमतों में जो 60 रुपए तक का इजाफा है ये आम आदमी जो है ये कैसे अफोर्ड कर सकेगा, ये सोचने वाली बात है। इसी तरह गोश्त सब्जी के बाद अवाम के लिए जो दाल खाना था वो मुश्किल हो गया। अब मुल्क के सबसे बड़े होलसेलर जो जैसे चुड़िया बाजार है वहां पर भी दालों की कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा देखने में आया है। चने की दाल की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो हफ्ते के दौरान 69 रुपए का जो है बड़ा इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद दाल चना दर्जा अव्वल की बात करें तो 231 रुपए से बढ़कर 295 रुपए तक जा पहुंची है और दाल चना दर्जा दोयम जो है वो 216 रुपए से बढ़कर 285 रुपए तक जो है बढ़ चुकी है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन जो अब्दुल रऊफ इब्राहिम है उनके मुताबिक उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि मूंग दाल जो दर्जा अव्वल की कीमत है वो 60 रुपए किलो तक का इजाफे से 330 रुपए तक जो है इजाफा हो गया है। इसी तरह जो नए माली साल का आगाज होते ही विफाकी बजट के निफाज के साथ ही महंगाई के जो आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए हैं, ये नए माली साल के आगाज पर हुकूमत ने बेशतर अशिया पर 18% GST और 2.5% रिटेलर टैक्स नाफिज कर दिया है। GST का इतलाक होने के बाद जो है अगर हम पैक्ड खुश्क दूध और बेकरी के जो मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसकी बात करें तो चावल की कीमतों में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहले देखा गया था कि चावल की कीमत में जो है बहुत कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन अब टैक्स के निफाज के बाद जो है उसमें भी इजाफा हो गया है। और इसी तरह हम खुश्क दूध जो पैक्ड दूध होते हैं इनकी कीमतों पर नजर दौड़ाएं तो 100 से लेकर 300 रुपए तक का इजाफा हो गया है। पैक्ड दूध जो क्वार्टर की कीमत है वो 20 रुपए इजाफे से 95 रुपए तक जा पहुंची है और इसी तरह 1 लीटर दूध 75 रुपए इजाफे से 370 रुपए, जबकि 1.5 लीटर पैक्ड दूध की जो कीमत है वो 105 रुपए इजाफे से 525 रुपए तक का इजाफा हो गया है। और बाकी जो खुला दूध है उसकी अगर हम वैसे ही बात कर लें तो वो तो कराची में आप सबको पता है कि बजट आने से पहले ही उसमें 20 रुपए इजाफा कर दिया गया था। हालांकि कम होनी चाहिए थी कीमतें, लेकिन उसमें भी इजाफा देखने को मिला। इसी तरह बेकरी मसनूआत बनाने वाली कंपनियों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसमें बन में भी 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है जो अब 50 रुपए का हो गया है। जो 20 रुपए में पहले चीज आती थी वो अब 50 रुपए में मिल रही है। इसी तरह शीरमाल, क्योंकि रोटी की कीमतों में शीरमाल की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो उसका कोई फायदा ना हुआ अवाम को, आम आदमी को, क्योंकि कीमतें जो है दोबारा उसी जगह पर हम देखने को मिल रही हैं जो अवाम को रिलीफ दिया गया था आटे की कीमत कम करके। तो अब वो चीजें दोबारा जो है उन्हीं कीमतों पे मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, अच्छा ठीक जी, आप बता कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसी तरह अगर हम फ्रूट केक की बात करें तो उसमें भी 10 रुपए का इजाफा होने के बाद 190 रुपए, जबकि सादे केक की हम बात करते हैं तो वो भी 10 रुपए इजाफे से 175 रुपए की हो गई है। इसी तरह मार्केट में हम चावल की कीमत की, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि चावल की कीमतें जो है पहले कम हुई थी, लेकिन उसमें भी अब बड़ा इजाफा देखा गया है। 25 किलो पैक की कीमत जो है वो 800 रुपए इजाफे से अब 5009 रुपए तक जा पहुंची है। दूसरी जानब सैलान
फाइनेंस बिल 2024 के तहत सैकड़ों दरअमदी अशिया ठीक हो का गया जो आपदा, बहुत शुक्रिया। आपदा हमारे साथ थी कराची से, जो कि हालात बता रही थी और अभी जिस लाहौर तरह ले के वो चलते हैं। हालात बता रही हैं, हालात बहुत खराब हैं। और बहुत अभी खराब है, इस और तरह निमरा कह रही यही है एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये हालात की जो खराबी है ये लाहौर में भी होगी। वो भी जान लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करें हमारे रिपोर्टर शेख रशीद कहना पड़ता है हसनैन, जी आपको हाँ। पता है आप हमारे ये लाल प्रोग्राम का हवेली वाले नहीं शेख रशीद नहीं ये है। हमारे अगर नाजरीन फौरन पहुंच जाएंगे कि शेख रशीद ने रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। उसका पहला इशू तो ये है कि चूँकि टारगेट जो है बोर्ड ऑफ FBR का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वो इन्होंने तकरीबन उसमें 3,700 अरब रुपए का इजाफा किया है। माली साल 2023-24 का जो टारगेट था FBR का वो था 9,400 प्लस। अब चूँकि उसमें 3,700 अरब रुपए का इजाफा है, तो जाहिर है ये जो 3,700 अरब रुपए का जो इजाफा है ये अवाम की जेब से जाएगा और ये टैक्स लगेंगे। और ये अक्रॉस दी बोर्ड कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ब्रांड नहीं होगी जिसमें इजाफा नहीं होगा। चूँकि इजाफा कर दिया गया 1 जुलाई से इस बजट पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस यूँ ही 1 जुलाई का पहला दिन शुरू हुआ तो पहले रोज़ ही जो है वो चूँकि वफाकी हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स लगाया है फाइलर और नॉन फाइलर। इसमें मैं बात करूँगा आटे और गंदम वालों की, कि जो नॉन फाइलर है उस पर लगा है 5.5% विद होल्डिंग टैक्स, और जो नॉन फाइलर है उस पर लगा है 5.5, और जो फाइलर है उस पर 2.5 का जो है। शेख साहब हमें प्रिसाइसली बताइएगा कि महंगाई के हवाले से, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, अभी कराची से भी हमने महंगाई के हवाले से कुछ आदाद शुमार इकट्ठे किए, तो आप क्या समझते हैं लाहौर में महंगाई की क्या सूरत हाल है? आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा महंगी हुई हैं लाहौर में? बजट पास होने के बाद क्या कीमतें मजीद इजाफा हुआ वो बताइएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 1 जुलाई के बाद चूँकि नया माली साल शुरू होता है उसमें जो है वो आटा भी महंगा कर दिया गया है, गंदम भी महंगी कर दी गई है, और आटे की कीमतों में जो है वो 200 रुपये फी बैग का इजाफा किया गया है। ये बात नोट कर लें, चूँकि विद होल्डिंग टैक्स जो है ये वो लगाया गया है 20 किलो वाले की बात कर रहे हैं ना शेख साहब? 200 रुपये फी बैग जो है तकरीबन इस वक्त मार्केट में जो 20 किलोग्राम का बैग है वो 1700 रुपये से लेके 1900 रुपये 1950 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि नया टैक्स आयद कर दिया गया। इसी तरह जो है वो फ़ाइन मैदा है जैसे बेकरी की मसनूआत बनती हैं और दीगर जो इसकी मसनूआत है, नान की कीमत 25 रुपये पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर की थी, उसकी कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। और बेकरी की जो मसनूआत है जिसमें केक रस है, ब्रेड है और दीगर मसनूआत है, उसकी कीमतों में भी 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह अगर दीगर अशिया की बात करें, चीनी की बात करें, दालों की बात करें, मसाला जात की बात करें, घी की बात करें और दीगर जो अशिया हैं जिसमें बिलखसूस बच्चों के दूध की बात करें तो उसकी कीमतों में भी जो फी डब्बा है, जो दूध का डब्बा है, उसकी कीमतों में 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक जो है वो इजाफा किया जा चुका है। क्योंकि अभी मतलब इस बजट पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे ये दिन आते जाएंगे, आगे जाएंगे, इसमें मज़ीद इजाफे की तवक्को की जा रही। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो वाहिद बजट है पाकिस्तान की तारीख का 2023-24, जिसमें जो है वो महंगाई का सैलाब नहीं आएगा, इसमें महंगाई का सुनामी आएगा। और महंगाई के सुनामी को कंट्रोल करना किसी भी इदारे में और किसी भी हुक्मरान के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका होगा। चूँकि बजट पास हो चुका है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का सुनामी आ चुका है और एक वो तब्दीली वाला नारा था, हालात बहुत तशवीश है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, सुनामी आ नहीं रहा, सुनामी आ चुकी है। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब अच्छी खबरें डिस्कस करते हैं आपके साथ, और ये अच्छी खबर ऐसी है कि हमने परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं दी, लेकिन हमारी टीम फिर भी वर्ल्ड कप T20 2026 के
क्वालिफायर राउंड के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया, बल्कि क्वालिफायर राउंड के लिए क्वालिफाई करते करते बची है और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 26 के लिए। जो मेरा ख्याल है 12 टीमें थी वो कंफर्म हो चुकी हैं, 8 टीमें अभी बाकी रहती हैं। उन 8 के लिए बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें यूरोप में एक क्वालिफायर खेला जाएगा, एक एशिया में खेला जाएगा, एक अफ्रीका में खेला जाएगा। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की टीम अपनी बेहतर रैंकिंग की वजह से निमरा थोड़ी सी बच निकली है इस सिचुएशन से। कुदरत का निज़ाम एक्टिवेट हो गया, मुझे लगता है किस्मत एक बार फिर से साथ दे गई है, वरना कोई अपनी रैंकिंग शैंकिंग वो पता नहीं क्या सीन है। अच्छा खैर, आईसीसी के मुताबिक नाज़रीन को मजीद भी बताते चलें इस पे कि आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम्स में पाकिस्तान शामिल हो चुका है, जैसे पहले हसनैन भी बता चुके हैं, और बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर ही ये हुआ है अपेरेंटली। जी हाँ, इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे शादाब खान के हवाले से, जो कि हैट्रिक करने में कामयाब हुए लिंका प्रीमियर लीग में, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने कल बात की है बुरी परफॉर्मेंस के हवाले से, जो कि तनकीद होती है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और हम तनकीद को बर्दाश्त करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की निमरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जब आया हूँ पाकिस्तान तो मुझे पता चला कि हमें अभी भी प्यार किया जा रहा है लोगों की जानिब से। और कल वर्ल्ड जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे था, इस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए इस वक्त में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर अबाई साहब। शाकिर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर आपको ये देंगे कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसको आप किस तरह देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि अब अपनी गलतियों से सीख के हमें 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए? देखिए हसनैन, एक तो सबसे पहले क्योंकि जब से आपने मॉर्निंग शो शुरू किया मैं पहली बार आपसे मुखातिब हूँ, तो आपको मुबारकबाद भी नए सफर में। थैंक यू सर। भी कि आपने जिस तरह से अपना लोहा मनवाया स्पोर्ट्स की शो में, यहाँ भी यकीनन आप और निमरा कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की टीम की क्वालिफिकेशन के हवाले से बात है, मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पूरी रही है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से इतना बुरा नहीं परफॉर्म कर रहा था कि वो अपनी रैंकिंग में इतना नीचे जाता कि वो क्वालिफाई राउंड के लिए उसे जाना पड़ता। और ये अगर ये ऐसा हो जाता तो ये मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर होने से भी बड़ा दशका होता, और यकीनन ये सियातरीन दिन होता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि क्रिकेटिंग कंट्री वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा PNG के साथ, नेपाल के साथ, या इस तरह की रवांडा युगांडा की टीमों के साथ। तो मेरा ख्याल है चलो हम गिरे जरूर हैं, लेकिन इतना नहीं गिरे कि हम बिल्कुल पस्ती में चले गए। ये अच्छी खबर है। पूरी खबरों में से एक अच्छी कि पाकिस्तान डायरेक्ट 12 टीमों में क्वालिफाई कर गया, और वो वर्ल्ड कप के अगले वर्ल्ड कप में वो उसे क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना नहीं पड़ेगा। बहरहाल उन तमाम वर्ल्ड कप के लिए जो आने वाले हैं, जो बड़े इवेंट जो आने वाले हैं, उसके लिए हम सबको मुंतजर हैं हम सारे कि इस टीम के कारकर्दगी का प्रॉपर पोस्टमार्टम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मसाइल थे, कौन कौन इस मसाइल की वजह बने, क्या क्या इस शिद्दत की वजूहत है। इसके हवाले से अभी तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कर सका। कुछ ऐसा बयानात उस वक्त वक्ती तौर पे लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए सर्जरी वगैरह ऑपरेशन इस तरह की बातें आई, लेकिन अमली तौर पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं आप सारे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिनका उठना बैठना है, वो इस इंतजार में है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के लिए और सारा जो कुछ ये डिबैकल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसको एड्रेस करने के लिए कब वो इकदाम उठाए जाए। बहरहाल आपके लिए, हमारे लिए, तमाम क्रिकेट फैन के लिए अच्छी खबर है कि हमें उतनी अहमियत का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा, हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। अच्छा शाकिर, एक और मजे की बात भी है कि शादाब खान आए और छा गए, वो वाली बात हुई, आ गए और छा गए। हैट्रिक, मतलब दिस इज अमेजिंग। वो भी लिंका प्रीमियर लीग। हाँ, लिंका प्रीमियर लीग में, यस। ये वैसे मेरा ख्याल पहला सीजन है, शादाब पिछले सीजन में नहीं थे, उनका एक तरह का डेब्यू हो रहा है लिंका प्रीमियर लीग में। शादाब मेरे अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ा अच्छा उनका कैरियर रहा है। आजकल वो बड़े हॉट वाटर आपके अच्छे दोस्त हैं शाकिर, हमें याद है वो सेगमेंट जब आप हमारे पास आए। कौमी क्रिकेट टीम के लिए उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है, जिसका मुझे बड़ा दुख भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं वो किसी भी ऐसे मुश्किल फेज से, जब देखे इट वाज अ बिग सेटबैक सबके लिए। पाकिस्तान क्रिकेटर जो कोई भी ये नहीं चाहता कि हम हारने के लिए खेले, लेकिन परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान टीम का पहले राउंड में बाहर हो जाना वर्ल्ड कप से सारे क्रिकेटर के लिए एक सेटबैक था। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर की ये खूबी होती है कि वो हर नए दिन को नया दिन समझकर, हर नए टूर्नामेंट को नया टूर्नामेंट, हर मैच को नया मैच समझ के खेलता है। और वहां से देखें जिन्हें शादाब खान अपने पहले मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वो कि हैट्रिक वो एंड पे ज़ाहिर हार्ड हिटिंग होती है, हर कोई स्कोर करता है, तो वो हैट्रिक को बड़ी अचीवमेंट नहीं कहूँगा, वो हो जाती है जब आखिरी 4 बालें आएंगे, आने वाले बैटर हिट ही करेंगे तो उन्हें आउट होना है। लेकिन
उनकी परफॉर्मेंस एक नया टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं। शाकिर साहब आपने बात की कि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी तक नहीं हुई, तो कल जेल में बानी पीटीआई से कुछ साफियों ने मुलाकात की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर ठीक करनी है तो आपको सबसे पहले मोहसिन नकवी को बाहर निकालना होगा। मेरा ख्याल है, मेरा इस मामले में जो मौक़िफ़ आपसे डिस्कस भी होता रहा है बड़ा डिफरेंट है। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस ग्रुपिंग और इस बदतरीन कारकर्दगी की जिस जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी है, इसकी बुनियाद खुद बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और बतौर पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखी थी, जब पाकिस्तान के बेस्ट परफॉर्मिंग कैप्टन, सबसे कामयाब तरीन कैप्टन सरफराज अहमद की क़यादत में टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट शायद पिछले रिसेंट पास्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मर, इतने अच्छे लेवल पे कभी नहीं हमने देखी जितनी उस वक्त थी। और उस वक्त उन्होंने एक नई, क्योंकि वो हमेशा कहते होते थे कि इस चीज़ को मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, और हम समझते थे कि क्रिकेट ही उनकी सारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोने का, तो क्रिकेट को कम अज कम अच्छा समझते होंगे। लेकिन वो जो उस वक्त उन्होंने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और टीम में, और एक नवमौलूद बच्चे को जिसका कोई ग्रूमिंग नहीं थी, कोई कैरेक्टर आज तक नहीं हो, 5 साल की कप्तानी के बावजूद आज भी उतना ग्रोन अप नहीं है कि वो कैप्टन से, उस वक्त उसको जहाँ टीम में ले आए और वो इब्तिदा थी, वो एक बीज बोया था उस वक्त उन्होंने, जिसका आज हम दरख्त बना और आज हम फल खा रहे हैं। बहरहाल उनकी राय का मैं एहतराम करता हूं। शाकिर साहब क्या आपको ये लगता नहीं कि बाबर आजम का अकेला डिसीजन नहीं था कि उनकी कप्तानी से ही क्रिकेट तबाह हुई? जो डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया गया और रीजन क्रिकेट की तरफ जाया गया, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट का तो सत्यानाश वहां से हुआ था जब 2018 में डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद रखना चाह रहा था। बिल्कुल, मैं इस जवाब को मुख्तसर रखना चाह रहा था, छोटा वरना इसको तवील जाए तो सारा, मैं कहना जुमला मैंने कह दिया था कि वो एक क्रिकेट ही थी जिसको वो बेहतर जानते थे, उसको भी उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। और डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म होने देखे, वो पाकिस्तान में वो स्ट्रक्चर लेके आए जो ऑस्ट्रेलियन, पता नहीं उनको क्या ऑब्सेस्ड है पाकिस्तानी क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियन सेटअप से, ड्रॉप इन पिचेस। ऑस्ट्रेलिया हमारा कंट्री नहीं, ये हमें जरूरत ड्रॉप इन पिचेस की। 6 टीमों का स्ट्रक्चर, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 5-6 करोड़ है, हमारी आबादी 30 करोड़ है, हमें वो मॉडल जान नहीं लाना। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में खास जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की, तो वो क्रिकेटर जो मेन टीम्स में नहीं आ सकता, उसका रोजगार लगा हुआ था, वो किसी न किसी तरह पे कहीं ना कहीं खेल रहा था। क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जब तक उसकी रोजी रोटी का मसला हल हो जाए तो वो फोकस क्रिकेट पे करेगा। और डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स थी वो क्रिकेटर्स को पाल रही थी। आपने उनका वो जो है वो नान नुत्फा बंद किया, लोग क्रिकेट से दूर गए, तो आपको जो बैंक स्ट्रेंथ है आपकी नजर आती है। आपने इंडिया की टीम देखी, एक टीम वर्ल्ड कप जीत के मुल्क आ रही है और दूसरी एक बिल्कुल नई टीम जो है वो एक नए टूर पे जा रही है। एक टीम आ रही है, जा रही है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। जब हमारी बेंच स्ट्रेंथ का यह हाल है कि हमने पिछले 5-6 सालों में जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, तो हमारे पास वो जो एक लॉट आती थी परफॉर्म करते हुए, खेलते हुए लोग, वो क्रिकेट से दूर किसने किए? इमरान खान के उस फैसले ने किए थे डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करना। एक बड़ी डिबेट है, बहरहाल इस पे लोग जब एक और डिबेट शाकिर, एक और डिबेट भी तैयार करके लाएं आपके लिए। रिजवान कह रहे लोग हमें अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं लोग प्यार सच में? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों को प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए क्रिकेटर को। और उनको जाहिर है अगर आरिस रऊफ को किसी ने बुरा भला कहा तो वो तो ये नहीं कह सकता लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन रिजवान को किसी ने बुरा भला नहीं कहा तो रिजवान की बात मान लेते। रिजवान वैसे ही बड़ा हलीम तबीयत का, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, तो मुमकिन है उसको प्यार करते हो, लेकिन लोग इस वक्त बिल्कुल इस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को प्यार नहीं करते। अच्छा शाकिर, ये बात ठीक है कि लोगों को प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि हमें तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए और साथ परफॉर्म भी करना चाहिए। प्रॉब्लम ये आता है कि ये सिर्फ बयानात की हद तक होता है, लोगों को सिर्फ बस एक लाइन में, वो जो हम अक्सर कहा करते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली, तो इसलिए शायद ये होते हैं बयानात। वो बात अलग है कि प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात यहाँ पे आ जाती है कि इनके बयानात बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और वो सिर्फ स्टेटमेंट्स ही होती हैं। निमरा, आप कभी पुलिस स्टेशन जाए तो वहाँ लिखा होता है कि जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नहीं है। तो यहाँ भी जो नफरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से है, क्रिकेटर से नहीं है। हमारे स्टार हैं, हम इनकी जो बुरी कारकर्दगी है उसका जरूर पोस्टमार्टम करेंगे, इसका जरूर इसको तनकीद भी करेंगे, तनकीद पर इस्लाह भी करेंगे, लोग इसको जो है वो उनकी क्लास भी लेंगे। लेकिन एज अ क्रिकेटर, जो एज अ पर्सन, बाबर आजम से किसी को कोई नफरत नहीं होगी, रिजवान से, आरिस से, किसी को नहीं होगी, लेकिन जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है वो काबिल नफरत है बिल्कुल। ये इस वर्ल्ड कप। अच्छा शाकिर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक तो कल वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे था, उसके हवाले से भी मुझे बताइएगा, और आपकी जगह मुझे वहाँ पे
तकरीर करनी पड़ी, डैट वाज क्वाइट हार्ड कि अचानक से ही तकरीर हो गई, लेकिन मैंने आपको बड़ा मिस किया क्योंकि ये जो बुनियाद है रिचसा ने रखी थी और आप उस वक्त उसके सदर थे, उस हवाले से भी बात की है। और थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन अगर फाइनल हारता है तो वो हार को प्रॉपर एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारे यहाँ ना कप्तान एक्सेप्ट कर रहा है, ना चेयरमैन एक्सेप्ट कर रहा है, ना कोई प्लेयर एक्सेप्ट कर रहा है, बल्कि लीग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारी रविश कब बदलेगी? देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, एक तो आपको सबको जो भी इस खूबसूरत ऐसे जो है वो पेशे के साथ मुंसलिक है, सबको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि अमेरिका में तो अभी डे चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में डे चेंज हो गया, अब 3 तारीख हो चुकी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट, मैं समझता हूँ कि मेरे कुल जो हासिल उसूल है इस जिंदगी का, अगर उसमें से स्पोर्ट्स को निकाल दिया जाए तो खसारा ही खसारा है हमारे लिए। तो मैं तो आई लव स्पोर्ट जर्नलिज्म। मैंने जिंदगी में बाकी बीट्स भी किए, लेकिन मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने अदारे में कि मैं स्पोर्ट्स छोड़ के बाकी भी करूंगा। तो स्पोर्ट्स ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई। मैं इस वक्त अमेरिका में, ये 5वां कंटिनेंट है, 5वां बरियाज़म में मेरा, मैं क्रिकेट टीम मुझे लेके आया, तो मैंने बहुत अपनी लाइफ एंजॉय की। और जिस तरह आपने स्पोर्ट जर्नलिज्म डे के हवाले से कल जो निजी होटल में तकरीब हुई, उसकी बुनियाद मैंने बतौर सदर रिस्जा जो है वो रखी थी, और मैं समझता हूँ कि बाद में आने वालों ने अगर उसको मेरी रवायत को कैरी ऑन किया तो ये बड़ी अच्छी बात है, और यकीनन अपने डेज सेलिब्रेट करने चाहिए। जहाँ तक आपने बात की साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कैप्टन की, तो यकीनन उनका फाइनल जाके हारना, वो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका पूरे टूर्नामेंट में आखिरी 30 बालें छोड़कर बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है। वो 30 बालें उनको ट्रॉफी से दूर ले गई। मैं नहीं समझता कि साउथ अफ्रीका की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि उनके कैप्टन को इतना सेटबैक है। फैसला कोई ऐसी बात ये फैसला करना चाहिए, लेकिन लोग वो कहते हैं ना, गैरत है बड़ी चीज जहाने तकदो में, कुछ लोगों में गैरत का मादा होता है। काश के पाकिस्तानी में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि गालियां बहुत पड़ती हैं बाबर आजम के फैन पे, लेकिन काश पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी टीम के करता धरता हैं, जो किंग्स हैं, वो भी कुछ गैरत खाएं इससे पहले कि उनको दिक्के घसीट कर निकाला जाए। वो खुद बड़ी इज्जत के साथ उस जो कैप्टनसी के साथ जो कंबल जो उन्होंने अपने जबरदस्ती अपने लपेटा हुआ है, उसको उतार फेंके, अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। बाबर आजम जैसा क्रिकेटर, बाबर आजम जैसा बैटर हमें शायद अगले 2-3 अशरों तक ना मिले। बहुत बड़ा क्रिकेटर है वो, बहुत बड़ा बैटर है, कैप्टन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस कैप्टनसी के बोझ तले उसकी जो अपनी क्लास है वो भी ज़ाया हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो उसको खुद भी या तो खुद अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करे, नहीं करता तो ज़ाहिर है जो जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, जो भी करता धरता है, उनको चाहिए कि जो वजन वो उठाने के काबिल नहीं है उसके नातवा ठीक हो गया। शाकिर, वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शाकिर की, और क्रिकेट से मुतालिक मजीद जो भी खबरें आती रहेंगी वो भी ऑब्वियसली हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद एक बहुत खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, इसलिए आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक टू सुबह की सोच, और हम बात करेंगे एक मुनफरिद चीज़ की, अपनी नौयत का दिलचस्प कारनामा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने गांव में, पिंड सुल्तानी उनके गांव का नाम है, वहां पे किया, और उनके हवाले से हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने ही गांव में एक पूरा रेलवे का स्टेशन कायम किया, उसका स्ट्रक्चर बनाया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक तरफ, लेकिन ये रेलवे का स्टेशन जो कि बैठक के लिए इस्तेमाल होता है, ये कोहाट के करीब एक गांव है जो कि पंजाब का आखिरी गांव है, ज़िला अटक में आता है, वहाँ पे इन्होंने किया। आज हमारे साथ ये कारनामा सरंजाम देने वाले अतीक साहब मौजूद हैं। अतीक, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डिफरेंट फील्ड है, और फिर ये स्ट्रक्चर बनाना और इस तरह की चीज़, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? बहुत शुक्रिया, एक तो आपने मुझे बुलाया, और मैंने पेरेंट्स के साथ काफ़ी सफ़र किया क्योंकि हम इस्लामाबाद में ही रहे हैं बचपन से। तो अपने गांव में हम रेलवे के थ्रू जाते थे। सदर से हमारे गांव के करीब जो 2 रेलवे स्टेशन लगते हैं, एक बसाल का और एक दुमेल का, तो वहाँ पे बहुत सफ़र किया। और वो बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, यानी जब कभी गाड़ी आएगी तो आपको वहाँ पर कोई हसल बसल नज़र आएगी और उसके बाद बिल्कुल खामोशी होगी। तो उन रेलवे स्टेशन का जो माहौल है कि एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है और पीपल और बरगद के बड़े बड़े दरख्त हैं, नीचे बेंच लगे हुए हैं और एक खामोशी है, तो वो जो एक माहौल बनता है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद था शुरू से शायद, क्योंकि बचपन में मैं एक वो जहन के अंदर चलता रहा।
तो फिर जब बड़े हुए तो फिर अपने घर के करीब, ये हमारी विरासती ज़मीन है और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं थी ये वाली जिस जगह पे हमने बनाया, तो इस पे हमने अब्बू ने कहा कि हम यहाँ पे एक बाग बनाते हैं। जैतून का था क्योंकि वो एक हर जगह लग जाता है, तो वहाँ पे फिर एक कमरा बनाने के बारे में सोचा कि एक कमरा भी बनाना पड़ेगा जब एक बाग बनाएंगे और सारा। तो वो फिर मैंने कहा कि उसको फिर क्यों ना हम रेलवे स्टेशन के तर्ज पे बनाएं, ताकि मेरा अपना जो शौक़ है रेलवे स्टेशन का वो भी मैं पूरा कर सकूं। तो इसलिए फिर यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ये शौक़ तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में आर्किटेक्ट आपने खुद किया या किसी आर्किटेक्टर से रब्ता किया, किस तरह ये सफ़र स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा लग रहा है, क्योंकि वो अपेरेंटली जब कैमरे में उसको देखते हैं तो इस तरह लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, ना कि किसी घर के बैठक की बात हो रही है। जी जी, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो हमारे गांव के, जो जैसे मैंने करीब बताया, वो इसी तर्ज के ही रेलवे स्टेशन हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया तो था और शक्ल थी। तो मेरे कज़न है गाँव में जो इस काम को काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो उन्होंने फिर आगे लोगों को जो काम ये करते हैं उनके थ्रू ये काम करवाया। बहरहाल मेरी गाइडेंस इसमें ये थी कि हम इसको किस तर्ज पे बनाएंगे। जैसे एक आप देखते हैं ना, ये वाइट बिल्डिंग है, उसको हमने प्लस्तर भी नहीं किया, मतलब ये सोच के नहीं किया, क्योंकि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पुरानी जो है वो प्लस्तर नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ ऐसी ईंटें लगी होती हैं, 1950s ईंटें लगी होती हैं और उस पे वाइट कलर कर देते हैं और बाहर उस पर ग्रीन कलर बैकग्राउंड करके टॉप पे कलमा लिखते हैं, हाइट सी लेवल लिखते हैं, रेलवे के किराए लिखते हैं, टाइमिंग लिखते हैं जो ट्रेन आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो थी हमारे जहन में थी, हमने बताई उनको और वो फिर हमने वहाँ पे की। इसके अलावा आपने देखी होंगी पहले अभी भी शायद यूज़ होती हैं, ये रेड कलर की बाल्टियाँ पड़ी होती हैं वहाँ पे, जिनमें रेत होती है और पानी होता है, तो वो भी हमने वहाँ पे लगाई हैं। वहाँ पे इसी तरह बाल्टियाँ लेके और उन पर आग लिखा है जैसे वहाँ पे लिखा होता है, बेंचेस लगाए हैं। तो इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स में हम गए। बैठक अभी चल रही है? जी, वैसे तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी, मतलब अपने एक बैठक बनाई। कितनी पुरानी है? ये 2021 में बनी। अच्छा, 21 में बनाई है, तो 3-4 साल हो गए। बाकी लोग वगैरह आते हैं गांव के? जी जी, जैसे मैंने बताया कि वैसे अपने लिए बनाई थी, लेकिन जब ये थोड़ी फेमस हो गई तो फिर लोग आना शुरू हो गए, तो फिर अब हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया विद सम टाइमिंग्स। अच्छा, दिस इज ओपन फॉर पब्लिक, यस। यहाँ पे लोग आते हैं सैर तफरी के लिए और इसमें हमने टाइमिंग्स वगैरह मेंशन कर दी हैं। तो एक दिन छोड़ के वो हम अपने लिए रखते हैं, बाकी 6 दिन लोगों के लिए ओपन होती है। ठीक, मतलब कि अब एक दिन सिर्फ अपने लिए रखते हैं? हाँ, सिर्फ एक दिन में, मतलब इट्स काइंड ऑफ मोनूमेंट नाउ। हाँ जी, और इस पर कोई टिकट भी नहीं है, खुद से ही मैनेज कर रहे हैं। और क्योंकि मैं वीकेंड्स पे ही जाता हूँ, तो वीकेंड में हम हफ्ते वाला दिन इसको अपने लिए रखा हुआ है, बाकी सब ओपन है। अच्छा, हफ्ते वाले दिन वो आपकी बैठक होती है? जी, ठीक हो गया। और उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आप खुद क्या करते हैं? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, तो किसी जगह पे जॉब करते हैं या फिर कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह है? जी, मेरी स्कूलिंग सारी इस्लामाबाद की है, उसके बाद यहीं से यूनिवर्सिटी पढ़ा और फिर कुछ अर्से दुबई गया, लेकिन फिर यहाँ पे आके 2009 से अपना सॉफ्टवेयर हाउस सेटअप किया और वही अभी इस्लामाबाद में चल रहा है। और गवर्नमेंट की जानिब से किसी ने कोई कांटेक्ट किया हो कि इतना ज़बरदस्त अजूबा आपने इतने दूर दराज के गांव में, तकरीबन यहाँ से घंटा सवा घंटा तो लगता है, वहाँ पे आप बना सकते हैं, तो कोई यार यहाँ पे आके इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में इस तरह की कोई चीज़ बना दें ताकि यहाँ पे लोग उसका टिकट भी दें और इन्जॉय भी करें? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था कांटेक्ट, लेकिन वो भी किसी जगह पे पहुंचा नहीं। मेरे असल में ख्वाहिश थी यहाँ पे कि मुझे एक बोगी या पुराना इंजन दें, क्योंकि ख़ुद से तो वो मैं नहीं बना सकता, ताकि इसको म्यूज़ियम क्योंकि बन गया है, बनाएं इसको, और लोगों के लिए जो अट्रैक्शन है, जो बंदा आए सिर्फ एक स्टेशन की बिल्डिंग नज़र ना आए, बल्कि उसको कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिले, तो वो मुझे नहीं मिल सका। तो उसके लिए फिर अभी हम खुद से एक बोगी बना रहे हैं जो कि सीमेंट की होगी, मतलब ईंटों की हम बोगी बना रहे हैं, जो उसी तरह जैसे मुसाफिरों का डब्बा होता है ना, उसमें 70 फुट लंबा होता है, 10 फुट चौड़ा होता है, तो वो हमने एक डब्बा बना रहे हैं जो प्लस्तर तक हो चुका है। वो 70 फुट लंबा भी होगा? है, हमने बना दिया है। अच्छा, और उसमें बस उसी जगह पे बनाया? उसी जगह पे, उस स्टेशन से थोड़ा सा पीछे जहाँ पे पटड़ी, ये वो फिक्स्ड है क्योंकि सीमेंट का है। स्टेशन से थोड़ा पीछे जहाँ से पटड़ी शुरू हो रही है, हमारी पटड़ी भी हमने उस पर बनाई हुई है, जो कि सीमेंट का बेसिकली वो यूज़ है। तो उसमें फिर हम उसको म्यूज़ियम बनाएंगे, उसमें हम मॉडल्स बनवा रहे हैं इंजन के, जो 2.5 फुट के तकरीबन लाहौर का एक साहब है वो बना रहे हैं, तो 12-13 मॉडल्स बन गए हैं और बाकी भी बनवा रहे हैं। तो उसमें भी मेरी रेलवे हुकाम से ये गुजारिश होगी कि क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से नहीं बना सकते हैं, रेलवे की पुरानी सिग्नलिंग सिस्टम है, टोकन सिस्टम है, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो हमें दें और उस म्यूज़ियम में हम रख के उस म्यूज़ियम की ज़रा वक़्त बढ़ा सकें और लोग जब आए वहाँ पे तो उनको एक अच्छा तफरी हो सके उनके लिए। तो अगर कोई पिंड सुल्तानी आपके गांव जाना चाहते हैं और जाके आपकी इस अजीम शाहकार को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइक एवरीबडी कैन गो? जी, एवरीबडी कैन गो, जी बिल्कुल, हर कोई जा सकता है। मगरिब तक टाइमिंग है। ट्रेन के जरिए सफ़र होता है आपकी साइड पे, वहाँ पे इस गांव पे जाने नहीं, के लिए? हमारे गांव के करीब जो रेलवे स्टेशन है वो बसाल और दुमेल के हैं, और वो तकरीबन हमारे रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। उसके बाद फिर आगे गाड़ी वगैरह पे आपको जाते हैं? आगे रिक्शा आजकल मिलता है। अच्छा, रिक्शा पे भी अच्छा, जाना फिर आसान है इसका मतलब? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता है कोई भी अगर जाना बल्कि चाहे? अगर आप इधर से
कोहाट रोड पे जाते हैं, वैन बाई वैन जाते हैं, तो वहाँ से स्टेशन की निस्बत ज़्यादा करीब है। लेकिन अगर आप ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सदर से बैठें, 2-3 गाड़ियाँ अगर जाती हैं। पिंडी इस्लामाबाद से कोई हाँ जाना जी, चाहता है तो वो बिल्कुल। सदर से जा सकता सदर है। रेलवे स्टेशन से बैठेगा और सही। दुमेल रेलवे स्टेशन पे उतरेगा और वहाँ से तकरीबन वो रिक्शे वाला आपसे 200 रुपये लेगा और हमारे वो रेलवे आपके स्टेशन पे और पिंड आपके इस- सुल्तानी इसके में भी यहाँ पे पहुंचाएगा। पहुंचा और देगा। ये दीवारों पे भी पेंट वगैरह कुछ करते हाँ हैं जी, आप, हमने पेंटिंग करते हैं? 2015 से गांव में मैंने नोट किया था कि 14 अगस्त के हवाले से कुछ खास प्रोग्राम और नहीं ये खुद होते। करते हैं? हाँ जी, पेंटिंग खुद नहीं करता हाँ। हूँ। पेंटिंग के लिए हमने एक बंदा हमारे साथ वाले गांव अच्छा। का ही है, तो उसके साथ हम पिछले 6-7 साल से हर साल गांव में 10 से 15 Collaborate पेंटिंग्स करते हैं। बनवाते रहते हैं और अभी तक हम 70 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनवा मतलब चुके हैं पूरे अपने गांव को आपने मॉडल गांव बनाया हुआ है? जी, कोशिश तो यही है। इट्स ओनली यू या आपके साथ कोई टीम भी है? हाँ नहीं, मेरे दोस्त हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे कजन्स हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं। ज़ाहिर बात है मैं इधर होता हूँ कई दफ़ा, कई चीज़ों पे उनकी मुझे हाँ। बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं गाँव के लोग अच्छा, भी सारे। तो ये फिर गांव के भी कुछ पिक्चर्स वगैरह हमें भेजें ना, कि वो पूरा ये स्ट्रक्चर जो जहाँ जहाँ पे आप पेंटिंग्स कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ तो पूरे पाकिस्तान में बड़ी वायरल हो सकती है कि एक गांव को अगर अतीक साहब सुधार सकते हैं तो क्यों ना हम अपने गांव को, अपने घर को, अपने शहर को उस तरह से सुधारें, मरी गवर्नमेंट से की तरफ आगाज ना नहीं है आप भी। देखें। जी हाँ। जी बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट भी यही था। उसमें हमने पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे हमने बहुत से पैगाम दिए हैं। हमने तालीम के हवाले से, सफाई के हवाले से और अपने शहदा को हमने जो हमारे गांव के शहदा हैं, 9 शहदा हैं, उनको डिटेल्स भी मेंशन किए हैं कई दीवारों पे। अच्छा। तो इस तरह के मुख्तलिफ पैगाम दिए हैं। पानी को सेव करने के हवाले से भी हमने कई पेंटिंग्स बनाई हैं। तो इस तरह के, इसके अलावा हमने एक लाइब्रेरी भी सेटअप की है, 2018 में सेटअप की थी, वो भी फ्री लाइब्रेरी है। भी है? हाँ जी, लाइब्रेरी है और उसमें हमारे पास 4000 के करीब किताबें मौजूद हैं और 1000 से ज़ायद मेंबर हैं इस वक्त हमारे पास, और ये सब फ्री है। लोग फ्री में यूज़ करते हैं, फ्री में मेंबर बन सकते हैं हमारे गांव के लोग जो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि आपके गांव में शायद कोई लिटरेसी रेट्स फिर कोई ज़्यादा भी होगा। और इसके मुझे एक्सपेंसेस के हवाले से बताइएगा कि ये जो एक्सपेंसेस आप करते हैं, जाहिर बात है आपने रेलवे स्टेशन बनाया, 70 फुट लंबा आपने एक बोगी बना दी, तो ये कहाँ से फाइनेंसेस मैनेज होते हैं? अल्लाह का शुक्र है, जो भी किया खुद ही किया अभी तक। और अच्छा। लेकिन ये है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरी जो है वो 2018 में सेटअप की थी और पेंटिंग्स हम हर साल 10 से 15 बनाते हैं, बजट एक रखा हुआ है उसके हिसाब से। और ये जो स्टेशन है इसमें भी 2018 में शुरू किया था और 2021 में पहली शक्ल जो इसकी हमने पूरी की थी कंप्लीट। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता भी जो 3 साल गुजरे हैं, हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। वहाँ पे हमने एक आबशार बनाई है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, और उसमें हम पानी नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, फिर सीढ़ियाँ बना के उनको, मुझे क्योंकि पानी की आवाज़ भी बड़ी पसंद है इसी तरह से। तो इसी तरह हमने छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन वो विद टाइम होती हैं, बजट को देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको करते हैं। सही। अच्छा, ये बहुत जो आपने शुक्रिया। आपका जो शाकार है, कितने, एक सवाल रह गया, आपने कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया? जो इनिशियल शेप है ना, वो 2018 के सितंबर में हमने शुरू किया था, जब पहली दफ़ा हल चलाया वहाँ पे हमने, क्योंकि उस ज़मीन को थोड़ा ऊंचा उठाना था प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो वो पहली शक्ल जो है वो दिसंबर 2020 में कंप्लीट की थी हमने, लेकिन अभी तक उसके बाद कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। वो चलता जा रहा है अभी बहुत मजीद भी, शुक्रिया। बल्कि जैसे आप बता उम्मीद रहे है हैं कि आप बोगी ऐसे वगैरह अच्छे काम करते रहेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए, आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you बहुत जी, बहुत thank you शुक्रिया for हमसे बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, ये सेगमेंट आपने देखा। अभी आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी शेयर करते चलें कि एक शख्स हैं ज़फ़र अब्बास, उन्होंने अपने कपड़ों के ब्रांड का नाम जी रखा है दी ऑस्ट्रिच। दी ऑस्ट्रिच। हाँ जी, और जिसका जिक्र रमज़ान मुबारक के महीने में उरूज पर था, रमज़ान के महीने में सहरी के औकात में। जेडीसी वाले हैं ज़फ़र अब्बास साहब। हाँ जी, और इसी ये के वही ज़फ़र अब्बास साहब है जिन्होंने शतरमुर्ग खिलाए थे सबको, और उसके ऊपर नमरा साहब ने इन पे तनकीद की थी कि आपने शतरमुर्ग क्यों खिला दिए सबको। Yes. लेकिन अब उन्होंने फिर ऑस्ट्रिच के नाम से ही अपने इस ब्रांड का नाम रख दिया है और डेट इज़ क्वाइट पॉपुलर राइट नाउ। आपने भी इसकी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि ऑस्ट्रिच इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और लोगों को महंगा शतरमुर्ग खिला रहे हैं वैसे वो। ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, चले नेक्स्ट स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते चलें जी। पाकिस्तान रेलवे ने कराची से रावलपिंडी के लिए समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन का आगाज़ कर दिया है, और समर वेकेशन पे आप जा रहे हैं हसनैन? जी हाँ, अगर ये ट्रेन का आगाज़ रहेगा और फिर आपको ये भी बताते चलें कि ये कराची से जो रावलपिंडी के लिए समर वेकेशन ट्रेन है, ये गर्मियों की तातीलात के लिए बेसिकली स्पेशली Obviously, हसनैन, 5 से लेकर thanks for telling 30 summer जुलाई vacation तक train है तो obviously चलेगी। गर्मियों की तातीलात और के इससे लिए होगी। टूरिज्म को बड़ा फर्क पड़ेगा। Yes. बेसिकली ये जो टूरिज्म मुझे ट्रेन hiccups है, आ इसका रहे हैं, मकसद never यही mind. है क्योंकि उसमें टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया। आपको पता है ट्रेन तो चलती है वैसे भी, कराची से लेके आप इस्लामाबाद तक सफ़र कर सकते हैं, बल्कि इससे दूर तक भी कर सकते हैं। और मुझे तो वो दूसरी ट्रेन भी याद आ गई जो कि टूरिज्म की मद में रावलपिंडी से मरी तक चलाई जाएगी। Yes, वो भी चलाई जाएगी। वो ग्लास ट्रेन है। ये मेरा ख्याल है कि ओल्ड ही ट्रेन को वापस रेनोवेट किया गया है,
लेकिन ये काफ़ी अच्छा है कराची के लोगों के लिए। वो लाहौर भी आ सकते हैं, और वो पिंडी रावलपिंडी भी इस्लामाबाद आ सकते हैं, ट्विन सिटीज आ वो सकते मरी हैं, भी जा इसका टाइम सकते भी हैं, है। वो नॉर्दर्न एरियाज में भी जा सकते हैं। 5 जुलाई से ये मेरे ख्याल में इसका आगाज़ होना है और रात के 8:45 शायद इसका टाइम जी है हाँ। रवाना होने का, और फिर उसके बाद जितना भी टाइम लगता है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। अच्छा, आपको एक और ख़बर बताते चलें, गुवाहाटी से, जो कि भारत का इलाका है, वहाँ पे शुमाल और शुमाली मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक हुए, हज़ारों अफराद ऐसे जो कि मुतासर हुए। इसमें हुकाम ने अब ये बताया कि जो आसाम के उस मतलब ये आप कह सकते हैं कि नेशनल पार्क में 2200 जंगली हयात या उसकी 2/3 आबादी मौजूद है और सैलाब के बाइस वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। ये विजुअल्स इस वक्त हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि पूरे घर और बिल्डिंग्स को वो ऐसे अपनी लपेट में लेके जा रहा है पानी। पाकिस्तान और इंडिया में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक बारिश आ जाती है और लेकिन बस ये बेचारे निम्रा में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि आप इटली में देख लीजिए, आप दुनिया के और ममालिक हर में देख जगह पे लीजिए होता है। कि नॉर्थ कोरिया है, इवन जापान में आप देखिए, अच्छा, मैं वहाँ पे भी आपको जाके मैं काफी फ़र्क ज्यादा बताती फ्लड्स आ चलूँ, रहे हैं। आपने अब इसका जिक्र किया ही है, तो फ़र्क इसमें ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में भी आया था अभी रिसेंटली, पर प्रॉब्लम इस कि वो नेचुरल डिजास्टर ही काउंट होगा। पाकिस्तान में वो वहाँ पे बड़े शदीद किस्म के तूफान आते हैं हसनैन, टोर्नेडोज आ गए, सुनामीज आ गए, उसकी मद में कुछ आता है तो चलो सेंस बनती है। पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज, हम लोग क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, गरीब ममालिक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम गवर्नेंस का आता है, तो हम लोग मसाइल का शिकार गवर्नेंस की वजह से होते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होते हैं। ये फर्क है इसमें। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि तो इसको इसमें ये मैसेज- जस्टिफाई करना कि मैसेज- पाकिस्तान के नहीं, भी हमारी ये गवर्नेंस बड़ी मैसेज वीक ये होती देना है। चाहिए, मेरा मैसेज देने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो That रहा is real, है that और is real. I दरख्तों do की not कटाई deny. हो गई और इस तरह की चीज़ें होगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम तो है, ठीक है, कल हमने पीडीएमए के हवाले से भी बात की थी, पीडीएमए के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम जो अवाम हैं, हम जो हमारे सुनने वाले हैं, हमें भी काफ़ी चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए। दरख्त हम लगाएंगे, दरख्त हम लगाने नहीं काटेंगे, चाहिए, हमारी दरख्त जितने जिम्मेदारी लगाएंगे ऐसे ही है। तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, हमारी उम्र भी बढ़ेगी, आने वाली नस्लों की उम्रें भी बढ़ेंगी और वो सेहत अफजा जिंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, भारत के ही ऑपोजिशन लीडर की भी एक और खबर हमारे पास है। राहुल गांधी ने लोकसभा जो उनका होता है उसमें खिताब करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। ये वीडियो ऑब्वियसली आपने शायद इससे पहले इंटरनेट पे देख भी ली होगी। ये एक खूबसूरत वीडियो थी, कल जब ये मैंने भी देखी, आई वाज लाइक फीलिंग रियली हैप्पी। एंड आप ये कह सकते हैं कि ये कोई पहली वीडियो इस तरह की, इस नौयत की हमारे सामने नहीं आई। हज़ारों लोग जो हैं हमारे नबी से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो। तो ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी एक बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं, वो जब हमारे नबी की बात करते हैं और मिसाल देते हैं कि उन्होंने कैसे प्यार बांटा है, तो ये इस्लाम के लिए और हमारे लिए उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, मैं चाहता हूं कि जरा आप पहले सुन भी लीजिए। राहुल गांधी की बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिबेट थी, जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें, ही सेड, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। इस्लाम में भी वाह क्या बात है जी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की अगर ये पूरी आप सुनेंगे स्पीच तो इसमें उन्होंने मोदी जी को भी बहुत सारी बातें सुनाई हैं। मोदी जी को उन्होंने कहा कि बीजेपी बेसिकली एक ऐसी जमात है जो कि वायलेंट है, तो उन्होंने ये कहा कि आप पूरे हिंदुइज्म को वायलेंट कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी हिंदुइज्म नहीं है, मोदी जी हिंदुइज्म नहीं है, मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूं। और उस पर मोदी जी खामोश, वो एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, यही बीजेपी की बात ही यही है कि वो एक इंतहा पसंद जमात है। तो राहुल गांधी का हमेशा से यही एक नैरेटिव रहा है, उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस्लाम की मिसाल देने की भी उनकी यही वजह थी कि इस्लाम में भी प्यार बांटने की बात की गई है। ये जो अदम बर्दाश्त है या फिर ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये बात कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। प्यार बढ़ाने की बात होनी चाहिए, खौफ को ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। और हमारा इस्लाम भी और नबी पाक भी हमें यही कहते हैं कि कभी डरना नहीं चाहिए। डरने के लिए सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसके अलावा कोई डर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दैट ही ट्राइड टू से इन लोकसभा। जी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। ब्रेक शामिल करते हैं जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से। आपने हमारे साथ ही रहना, कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुबह की सोच।
वेलकम बैक टू शो। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद एक माया नाज ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 2 साल में कोरिया से ब्लैक बेल्ट हासिल किया। मोहम्मद की जो कामयाबी है इसका राज जानेंगे और मोहम्मद की जो वालदा हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद होंगी, चांदनी, जिन्होंने 30 साल की उम्र में ताइक्वांडो शुरू किया और अब वो 31 साल की हैं और कोरिया से फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। मोहम्मद की कोच इदरीस खान एशियन ब्रोंज मेडलिस्ट हैं। सो मोहम्मद, आप को हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चांदनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस साहब, आपका भी बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक है। हाउ आर यू ठीक हो? मोहम्मद? इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ कर लेते हो यार? हाउ डू यू डू दिस? अपनी मामा से पूछूं? चलो चांदनी, आप बताइएगा मोहम्मद की कामयाबी का राज। ऑब्वियसली अच्छा हस्बैंड, वो जो हम कहते होते हैं कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे कोई औरत होती है, इस मर्द की, इस छोटे से मर्द की कामयाबी एक्चुअली जब मोहम्मद स्कूल में था, व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पे इसे बॉयज़ ने बुली किया था। तो इसकी नोज़ भी फ्रैक्चर थोड़ी सी हो गई थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जब पेरेंट्स आपके साथ स्कूल में मौजूद नहीं होते हैं तो आप अपने बच्चों को किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को खुद से कुछ आना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि इसको मार्शल आर्ट्स में आना चाहिए। तो तब से फिर इसने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ ब्लैक बेल्ट होल्डर। और अब अभी ये बुली करता होगा सब? नहीं, ये बुली नहीं करता, बट ही इज़ वेरी कंट्रोल्ड किड एक्चुअली। हाँ, अच्छा, सही। सो ये कितने साल? 8 years old right now. ही इज 8 years old right now। तो वो ये कितना अर्सा हो गया है इसमें आते हुए, मार्शल आर्ट्स वगैरह? More than 2 years now. अच्छा जी, ठीक है। सो इस आपने भी इसके बाद स्टार्ट किया? मैंने जी, मुझे भी 1 year हुआ है ये स्टार्ट इसको किए। जो है सिखाते हुए ना खुद भी सीख सिखाते हुए गई खुद सीख गई और इसका क्रेडिट इदरीस को जाता है, इदरीस को राइट? जाता है। इदरीस, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं आपसे कुछ क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि ताइक्वांडो का जब भी जिक्र आता है तो हर शख्स ये सोचता है कि इट्स कराटे, लेकिन एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को कवर भी करता हूँ, इट्स ए कोरियन मार्शल आर्ट। और कोरिया में अगर इस वर्ड को आप थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो ताई का मतलब ये है कि स्ट्राइक विद फुट, फिर उसके बाद क्वान आ जाता है, उसमें स्ट्राइक विद हैंड है, और फिर डू इट्स ए आर्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल अस के कराटे और ताइक्वांडो? जी, बेसिकली कराटे और ताइक्वांडो जो दोनों हैं ना, ये मार्शल आर्ट्स की काइंड्स हैं जितने भी हैं। सिर्फ हमारा जो है ना रूल्स का डिफरेंस होता है। कराटे में जो है आप जो है किक को ओपनली फेस पे नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कंट्रोल करना पड़ता है। और उसमें यह है कि आप जो है ना ग्रिप भी कर सकते हैं, पंच भी अलाउ है। ताइक्वांडो में जो है आप फेस पे जो है ओपनली किक कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ग्रिप नहीं कर सकते। सिंपल इसमें रूल्स का डिफरेंस है। बाकी जो है ना किक्स और पंचेस सेम है। सिर्फ मिक्स नहीं करना चाहिए। जी, मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ मोहम्मद की थोड़ा सा कहानी हमें बताइए। मोहम्मद कहाँ से आपको मिले और उसके बाद इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ इतनी छोटी सी उम्र में, तो बड़ा होके तो ये बड़ा जाइगेंटिक किस्म का बिल्कुल ऐसे ही है मोहम्मद। मैं पहले एक और क्लब में, मैं नेशनल टीम में ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे एक कोच हैं, ईरान से हैं। तो मुझे ये मैच फिट की तरफ से ऑफर हुई कि आप आके यहाँ की जो है ना हेड कोच की जो है ना पोस्ट संभालें। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मोहम्मद ऑलरेडी जो है ना 1 साल की ट्रेनिंग कर चुका था। बट उसको जो है आफ्टर 1 ईयर जो है ना मैंने इनको मज़ीद पॉलिश किया और इनको काफ़ी इवेंट्स पे मैं लेके गया, जिसमें यह है कि 5 टाइम इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और लास्ट टाइम इन्होंने जो है ऐसे गार्डन में एक चैम्पियनशिप हुई है जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल ऑल पंजाब में। That's very nice। आप बाकी 2022? जी 2022। अच्छा, 2024 अभी रिसेंटली इन्होंने अच्छा, 2024 पूरे पंजाब में इन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल जीता है। जस्ट अ मंथ अगो। ये कंसेप्ट है वैसे कि जो है ना लोग कहते हैं कि देसी बॉयज़ जो है ना वो ज़्यादा थोड़े मार्शल आर्ट्स में अच्छे होते हैं, बट ये डिफेंस से है, लेकिन डिफेंस वाले बच्चे ने जो है ना पूरे पंजाब को जो है ना बीट किया है। यू आर नॉट देसी बॉय? देसी बॉय ही है ना, अब तो ये देसी हो गए। हम मेरा तो ख्याल है सभी कि देसी हैं, जितनी ये ब्राउन पीपल। प्रैक्टिस इसकी हो चुकी है, जितने मेडल्स इसके पास हैं, चांदनी आपका कितना ज़्यादा रोल है? क्योंकि अगर मोहम्मद को देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा शाय हैं, इतना तो बात भी नहीं करते। मैंने इनको 1-2 शोज और में भी देखा तो वहाँ पे भी जाके ये अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रोल आपका बनता है, जिस तरह आप इनको कैरी ऑन कर रही हैं और ख़ुद भी आप माशाल्लाह से अब इस आर्ट को अब सीख चुकी हैं और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रही हैं। एक्चुअली मोहम्मद जो है ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, इवन नॉट इन स्कूल, बट ये है कि स्कूल की और ताइक्वांडो को बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है ये, और हमेशा से इसने गोल्ड मेडल ही लिया है।
और आई होप कि इंशाल्लाह ओलंपिक में भी मेडल ही लेकर आएगा ये। इंशाल्लाह। सो घर में भी ऐसे चुप चुप रहता है? घर में एक्चुअली ये पूरा दिन बिजी होता है, स्कूल एंड फिर ट्यूटर आ जाते हैं, उसके बाद में इसकी टाइक्वांडो क्लास होती है जो आई थिंक मोर देन 2 आवर्स होती है, फिर उसके बाद में जब घर आते हैं तो फिर कारी साहब एंड देन स्लीप, दैट्स इट। हाँ, तो वो एक रूटीन वाला स्केड्यूल है उसमें, लेकिन फिर भी एक नेचर होती है कि यार कुछ लोग बहुत बोलते हैं। इदरीस, ये बताइए कि आप देखिए कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड भी है जी, टाइक्वांडो के इवेंट यहाँ पे भी होते थे। मुझे याद है कि अर्ली 2000 में तो हमारे कुछ इवेंट्स जो है वो हमारे जो कुछ पार्टिसिपेंट्स थे वो बड़े आगे भी जाया करते थे। लेकिन अब ये बताइए कि स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कितना ज़्यादा हेल्प आउट किया जाता है और इस जो गेम है इसका फ्यूचर पाकिस्तान में किस तरह देख रहे हैं आप? स्पोर्ट्स बोर्ड का तो ये कह सकता हूँ कि सारी गेम्स जो है ना उनका एक ही वो है कंडीशन है, बट स्पेशली इसको जो टाइक्वांडो है ये काफ़ी अच्छी अभी है, पाकिस्तान में प्रमोशन हो रही है, इंटरनेशनल इवेंट भी हो रहे हैं। टोटल क्रेडिट जो है हमारे प्रेसिडेंट को जाता है, वसीम अहमद जंजुआ साहब को, जो कि इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में कोई भी और स्पोर्ट्स नहीं करवा रहा, बट वो जो है ना हर साल G1 G2 लेवल के, जिससे जो है ना काफ़ी कंट्रीज से 20 कंट्रीज जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे जो यहाँ के एथलीट होते हैं जो बाहर अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल इवेंट के लिए, उनको यहीं घर में ही जो है ना एक इंटरनेशनल इवेंट मिल जाता है, तो उससे जो है काफ़ी जो है ना टाइक्वांडो प्रमोट हो रही है। और पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मीन टू से पाकिस्तान आगे जाके कोई इसमें गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान अभी कर सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। अभी एशियन में हमारे शाहजेब खान जो है उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है, और उसका जो है ना क्रेडिट भी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को जाता है। उन्होंने जो हमारे लिए कोच जो है ना हायर किए हुए हैं वो हैं वर्ल्ड चैम्पियन, 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। अच्छा। और वो ईरान से हैं, उनका ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भी है। लाइक वर्ल्ड के जो टॉप 5 कोचेज हैं ना उनमें उनका नाम है, बट वो पाकिस्तान के कोच हैं। ठीक, मतलब कि पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइक्वांडो, काफ़ी अच्छा हुआ है। स्पेशली क्रेडिट जो है हमारी फेडरेशन को जाता है, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन। That's amazing। अच्छी बात, पहली बार कहीं ऐसे सुनने में मिला कि भाई हुकूमत कुछ कर भी रही है। चांदनी, आप खुद भी ब्लैक बेल्ट है, हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ डू यू फील? It was really good, mentally as well and physically as well. So you enjoy that? Of course. That's very nice challenge जी। गुड लक कहते हैं मोहम्मद को भी, चांदनी आपको भी, इदरीस आपको भी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे जिक्र किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि आज इद्दत केस की समाअत होने जा रही है। अभी उसका वक्त हुआ जाता है। बिशारत राजा हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त कोर्ट में ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, उनसे भी जानेंगे। बिशारत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, बताइएगा इस वक्त हियरिंग का क्या अहवाल है? ये आज इद्दत केस की समाअत होना थी, तो कल गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई थी उसमें इमरान खान की जो वकील है सलमान अकरम राजा, उन्होंने एडिशनल सेशन जज अफसल मजूका के सामने कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवालाजात रखे थे। उनके हवालाजात दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन की 39 दिन के इद्दत केस के हवाले से एक फैसला दिया हुआ है। इस हवाले से उन्होंने अदालत के सामने ये बात भी रखी थी कि मुफ्ती सईद जो इस इद्दत के जो निकाह उन्होंने पढ़ाया था इमरान खान का और बुशरा बेगम का, उनका भी ये कहना था कि इद्दत केस में गवाही जो है वो खातून की अहम होती है। लेकिन सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये भी बताया कि लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल उसके उल्ट मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका ये भी कहना था कि मैं इस मौके पर जो अफसल मजूका एडिशनल सेशन जज जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उनका कहना था कि मैंने बरसूरत 8 जुलाई तक इसका फैसला देना है। ये मरकजी अपील लगी हुई है। इससे पहले जमानत का केस इसी केस में जमानत की लगी हुई थी, लेकिन वो अफसल मजूका ने उसको मरकजी अपील के साथ नथी कर दिया था कि 8 जुलाई को इसका फैसला देना है। बिशारत 8 जुलाई की तारीख थी या 12 जुलाई की थी? नहीं, 8 जुलाई का। कल उन्होंने कहा था कि मैंने 8 जुलाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी वो थी 12 जुलाई तक, लेकिन उन्होंने कल कहा था कि मैंने 8 जुलाई तक इस केस का फैसला देना है। और कल सलमान अकरम राजा साहब ने जब दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मैं आज जुज़वी दलाइल दूंगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का केस था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से था। तो इस वजह से कल उन्होंने कुछ जुज़वी दलाइल दिए, 10-15-20 मिनट में उन्होंने दलाइल दिए, और आज अभी तक केस जो है वो शुरू नहीं हुआ। थोड़ी देर तक केस शुरू होगा क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब अभी तक पहुंचे नहीं है। और जैसे केस तो बिशारत आज फिर सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे या क्या होगा? जी, कल उन्होंने कहा था कि मैं अपने दलाइल जो है कोशिश करूंगा कि मैं अपने दलाइल एडिशनल सेशन जज अफसल मजूका ने उनसे पूछा था कि कितने दिनों में आप दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं अपने दलाइल मुकम्मल करूं। और आज वो इस पर दलाइल, कल उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से
जो केस लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इधर उन्होंने जुज़वी दलाइल दिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हो गए थे, जिसकी वजह से वो कल दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। उन्होंने आज कहा था कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर दूंगा। बिशारत साहब ये बताइए कि आपके सॉरी टू इंटरवीन, आपके क्योंकि आप सारी अदालतें कवर करते हैं, तो क्या कुछ लगता है, आपने जजेस के दलाइल भी सुने होंगे, फिर यहाँ से जो वकील हैं वो भी अपना जो सारा केस है वो बिल्ड कर रहे हैं, तो कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई बर्फ पिघल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? पाकिस्तान तहरीक, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान जो बानी तहरीक के हैं उन पर बेशुमार केसेस बने हुए हैं, जिनमें इद्दत केस भी इस वक्त, बाकी सारे केसेस उन पर खत्म हो चुके हैं। जो साइफर केस सबसे बड़ा केस था उसमें बरीयत हो चुकी है उनकी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड में जो केस था नैब वाला, उस पर जमानत पर है। और ये इद्दत केस जो मैंने उस दिन भी बात की थी इनके प्रोग्राम आप कि आज जो फैसला जब हुआ था जमानत वाला, तो मैंने कहा था कि वो जज जो है वो उसको मरकजी अपील के साथ नथी कर सकते हैं। अगर जिस तरह दलाइल जो आर्गू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और उनके जो खावर मालिका के वकील हैं, अगर बात आर्गू पर की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इद्दत केस ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई बेहुदा तरीन केस है। जिस तरह कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान की और बिलखुसूस ख्वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम लोग हर एक का कहना है कि ये केस जो है पाकिस्तान की तारीख का बेहुदा तरीन केस है, ये होना ही नहीं चाहिए था। इसमें जो प्रोसिक्यूशन थी, शायद आपको याद हो कि जो मरकजी उस वक्त प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम ये केस नहीं लेंगे, बल्कि राजा रिजवान अब्बासी जो उस वक्त केस लड़ रहे थे पटियाला जेल में जाकर आर्गू कर रहे थे कुदरतुल्लाह चौधरी जज के सामने, वो भी इस केस से पीछे हट गए थे। फिर खावर मालिका जब उन्हें हायर किया तो पहले इस बात पर गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये केस जो है ना ये नहीं लड़ूंगा। उसके बाद अब तक जितने भी केसेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी केसेस बढ़ाए गए वो सारी केसेस अदालतों में वो ठहर ही नहीं पाते, जितने भी केसेस बढ़े गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये 8 जुलाई को जिस तरह अफसल मजूका कहते हैं ये केस ठहर नहीं पाएगा और ये इस केस में उनकी जो है मर्जी जो अपील लगी हुई है वो मंजूर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन बिशारत आज सलमान अख्तर राजा, आपको क्या लगता है पर्सनली जो हो चुकी है इसकी हियरिंग अभी तक, दलाइल देने में मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे आज? जी उन्होंने कल कहा था कि समाज को ऐसा जब कहा था ना कि मैं कोशिश करूंगा, तो आपको क्या लगता है हो जाएगा? जी आज मुझे लगा आज फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सलमान अख्तर राजा साहब के भी दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या सामने आता है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, देख इस केस से क्या अब सामने आता है। कुछ ही टाइम रहता है इसमें अपेरेंटली, तो क्योंकि दलाइल मुकम्मल होने जा रहे हैं और उसके बाद फिर फैसला हम लोग एक्सपेक्ट करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप देखते रहे सबकी सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपकी मुलाकात करवाने लगे उस्मान वजीर से, जो कि पाकिस्तानी बॉक्सर हैं और अभी 13th इंटरनेशनल फाइट भी उन्होंने जीत ली है। गिलगित से उनका ताल्लुक है और उस्मान वजीर ने 27 जून को जो है वो थाईलैंड के बॉक्सर को नॉकआउट करके ये जीत समेटी है। जी हाँ, उस्मान वजीर ये 13वीं इनकी जीत है, लेकिन 13वीं दफ़ा ही ये मुसलसल जीत रहे हैं। उस्मान वजीर अभी तक जो हार है वो इनके करीब नहीं आई और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान वजीर। इसके अलावा भी कुछ 1-2 इश्यूज़ ऐसे हैं जो हम बाद में जाकर रिवील करेंगे और वो हम चाहेंगे कि उस्मान की ज़ुबानी ही सुनिए कि उनके WBO टाइटल का क्या हुआ और क्या वो पाकिस्तान के यूथ टाइटल का दिफा किस तरह नहीं कर सके। वो फाइट नहीं थी, वो कुछ और चीज़ें थी जिसके हवाले से हम उस्मान वजीर से पूछेंगे। उस्मान, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तो मुबारक दूंगा आपको जो आपने 13वीं फाइट जीती। ये क्या करके जाते हैं कि 13 मुसलसल फाइट्स आप जीत चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अब हमें आदत पड़ चुकी है कि उस्मान वजीर की जानिब से कभी हार की खबर नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, 100% अपना देते हैं और उसी का नतीजा वो अल्लाह ताला कहता है जो मेहनत करता है उसको सिला मिलता है। तो बस 100% देते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक उस्मान, ये जो थाई बॉक्सर के साथ फाइट थी कैसी रही, जो अभी बैंकॉक में थी और अच्छी थी, मुकाबला अच्छा हुआ? अच्छी फाइट थी, टफ फाइट थी और डेफिनेटली मैंने अपना यूथ वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना था मिस्र के अगेंस्ट इजिप्ट के, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके तो फिर हमारी फ़ाइट स्विच हुई और इसलिए फिर हमने थाईलैंड मूव किया।
तो क्योंकि हमें लास्ट वीक में हमें ओपोनेंट मिला तो लाइक अच्छा था, अच्छा प्रिपेयर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड राउंड में नॉकआउट किया। ठीक। अच्छा, उस्मान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, निमरा आपको भी, नाज़रीन को भी, कि उस्मान WBO के यूथ चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, और ये काफ़ी अरसे से वर्ल्ड चैंपियन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उस्मान बगैर हारे नहीं है ये, लेकिन बगैर हारे अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सके। उस्मान, ये क्या वजह है? हारे भी नहीं आप और आप टाइटल भी आपके हाथ से चला गया। देखें, जैसे आपको पता है एक फीसिस होती है हर टाइटल की। हमारे जो साउथ एशिया उसमें बॉक्सिंग न्यू है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, यहाँ पे लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें ये होता है कि आप अपना फ़ाइट पर्स जमा कराते हैं, अपना फ़ाइट फीस जमा कराते हैं, अपने कोचेज़ को पे करते हैं। लाइक एक प्रोमोटर की फ़ीस है, वो जब आप वो सारा पे करते हैं तो फिर आप टाइटल, मतलब पहले मैंने क्वालिफाई किया, फिर मैं टाइटल लड़ा, लाइक ऑलमोस्ट 12 से 14 मिलियन एक्सपेंस था इसका। फिर उसके बाद दोबारा डिफेंड किया, 2 दफ़ा आपके साथ मैं डिफेंड किया। तो अब ये थर्ड टाइम मैं डिफेंड कर रहा था, जो मेरी 6 जुलाई को फ़ाइट थी। मगर अनफॉर्चुनेटली लाइक गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी हमें कहा कि आपको सपोर्ट करेंगे, मगर एंड टाइम उन्होंने नहीं किया। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने स्पॉन्सर किया, मगर वो पूरा नहीं हो रहा था। तो वो फिर फ़ाइट में फ़ीस जमा नहीं करा सका, अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सका। तो एक टाइम होता है आपको फेडरेशन की तरफ से कि अगर आप उस लिमिट में कंफर्म नहीं करते हैं तो वो आपसे टाइटल या आपको फाइट लड़नी होती है या वैकेंट कर देते हैं। तो उन्होंने टाइटल स्ट्रिप कर दी। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प आउट नहीं किया नहीं, गया? बिल्कुल उनने शुरू में तो बड़े वादे किए, उन्होंने कहा हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, मगर जब हम वहाँ गए तो रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से। तो फीस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है? पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 12 से 14 मिलियन लाइक एक्सपेंस होता है टोटल। लाइक डिफरेंट फीसेज हैं आपकी कोचेज़ के हैं। लाइक ये नहीं है कि आप सिर्फ टाइटल फीस जमा करवाएं और आप लड़ें। अब बाकी जो आपका रहना है, आपका ट्रेवलिंग है, एकोमोडेशन, आपका मेडिकल है, आपके कोचेज़ की फ़ीस है, वो सब मिला के आप जाके आपके इतना एक्सपेंस बनता है। अच्छा उस्मान, ये बताइए कि जिस तरह निमरा ने बात की कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया नहीं, अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में जाके फाइट्स करते हैं और आपकी तरह के बहुत सारे बॉक्सर्स होते हैं, वहाँ पे भी क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या फिर प्रोमोटर्स या स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है और डेफिनेटली प्रोमोटर्स में। अच्छा, अगर शायद स्पॉन्सर्स भी लाने ना अस्तान, मुझे लगता है वो भी उसमें गवर्नमेंट का ही रोल होता है। आप देखें फॉर एग्जांपल, आप सऊदीया के एग्जांपल लें, आपके सामने देखें मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उन्होंने एम्बेसडर बनाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर से स्टार्स को लेके आ रहे हैं, बॉक्सिंग इवेंट हो रहे हैं। अब वहाँ पे कितने हो रहे हैं? $50 मिलियन दे रहे हैं एक फ़ाइट को, $100 मिलियन दे रहे हैं। तो वो कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है। वहाँ पे आपको पता है रियाद सीज़न चल रहा है, इस अमेरिका में भी होता है, हर कंट्री के अंदर वो उन्होंने आगे रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रिकेट को सपोर्ट होता है, कौन सपोर्ट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ना। इनके जो इशूज़ है गवर्नमेंट सॉल्व करके दे रही है। स्पॉन्सर्स को गवर्नमेंट इनको फुल टाइम सपोर्ट दे रही है, तो स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। तो सेम बॉक्सिंग में भी है, अगर गवर्नमेंट अगर आपको पीछे सपोर्ट करेगी, हाथ रखेगी, तो आपको स्पॉन्सर्स आगे स्पॉन्सर भी करेंगे, प्रोमोटर्स के लिए ईजी भी होगा। तो वो सेम सीन है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि जो गिलगित में आपने एक इवेंट किया था आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, उसमें तो गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया था, वो फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था या गिलगित गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया? जीबी गवर्नमेंट ने इवेंट करवाया था। अच्छा। जिसमें मैंने फाइट लड़ी थी और बहुत सारे इंटरनेशनल फाइटर्स भी आए थे। तो जीबी के अंदर एक इवेंट हुआ था और वो एक जीबी गवर्नमेंट ने इवेंट करवाया था बॉक्सिंग का। मगर देखें लाइक मेरा एक कैरियर है, मैंने 40 फाइट्स खेलनी है। तो वो एक आप फाइट एक इवेंट करवाओगे पाकिस्तान में और साल के अंदर, तो आप कहोगे बस ठीक है बाकी हमने नहीं करवाना, तो मेरा कैरियर क्या होगा? लाइक मैं कहाँ जाऊँगा? लाइक जितने और फाइटर्स वो कहाँ जाएंगे? लेकिन उसमें बड़ा क्रेज़ नज़र आया निमरा, वहाँ पे लोग ना उस्मान वज़ीर को देखने के लिए, इवन मेरा ख्याल है आपको सपोर्ट करने के लिए शाहनवाज दानी वहाँ पे मौजूद थे, मीर हमजा वहाँ पे गए थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे। लेकिन वो जो क्रेज़ नज़र आ रहा था, इस तरह लग रहा था कि ये कोई बॉक्सिंग फाइट नहीं है, ये कोई फुटबॉल मैच हो रहा है इस वक्त गिलगित बिल्कुल ऐसे ही। एक इवेंट हो लाइक 20,000 प्लस क्राउड था, मतलब मेगा क्राउड, और हम खुद परेशान, हमने कहा इतना क्राउड कहाँ से आ गया? तो वो सब कुछ है, मगर ये डेफिनेटली आप फरोग मिल रहा है खेलों को पाकिस्तान में। हम लोग स्पार्क है, मगर लोग खेलना चाहते हैं। वो शायद कुछ हमारे मसाइल हैं, जैसे हुकूमती सतह पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से लोग शायद इतना जल्दी आगे नहीं आते। लेकिन स्पार्क है, लोग चाहते हैं कि हो ऐसा, और होना भी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है। लाइक जैसे मेरा टाइटल या मैं कल बात कर रहा एक शो में, तो वो भी कह रहे थे आप होप ना आ रहे। तो मैंने कहा देखिए मैं होप नहीं आ रहा, एक स्पोर्ट्स मैन वो कहते हैं ना आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप मजबूत होते हैं, उम्मीद नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं होप नहीं आ रहा, मगर ये है कि इस चीज़ का मुझे है कि दुख की लाइक कल क्या होगा, लाइक मैं अपना कंट्री छोड़ के जाऊँगा, मैं कहीं और खेल रहा हूँ, मगर मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं अपने कंट्री के लिए खेलूँ, बस इतना होता है एक स्पोर्ट्समैन को, और कुछ नहीं होता। मैं कल यहाँ से बाहर जाऊँगा, सेम मेरा कैरियर वहाँ पे भी होगा। मतलब यहाँ पे तो मेरा कैरियर नहीं चल रहा, वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। वैसे आपको ऑफर्स भी थी ना बाहर से? डेफिनेटली, मैं बहुत सारे इजिप्ट कंट्रीज थे, मुझे बहरीन ने कहा, मुझे बहुत सारे और कंट्रीज थे, उन्होंने आज से 3 साल पहले कहा कि आप आएँ, क्योंकि आप पता है मिडल ईस्ट के अंदर अभी थोड़ा दुख होता है कि यार उस टाइम जाना चाहिए था, मगर फिर मैं वही सोचता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार अपना मुल्क अपना है,
शायद पाकिस्तान के लिए। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपको पूरी दुनिया से कहीं से भी आपको ऑफर हो रही है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक अपने मुल्क से प्यार, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई भी मुल्क है। तो फिर एटलीस्ट हमारी हुकूमतों को ये करना चाहिए कि यार ये हमारी हीरोज हैं और उनको एक्नॉलेज। स्पोर्ट्स बोर्ड का कितना रोल है? देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी चाहिए कि फुल सपोर्ट करे, क्योंकि हर कंट्री, लेकिन ये तो इतनी ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं जितना मैं जानता हूँ कि 1 मिलियन दे दिया और कहा जी कि उस्मान वजीर साहब बाकी खुद कर लें, इतना ही होता है ना? देखिए ऐसा ही है, काइंड ऑफ टू भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर 14 मिलियन कहाँ से होगा? और तशहीर शायद 12 की कर दे। मगर ये भी तो मसाइल है ना, बहुत सारे जितने भी ना इस कंट्री में किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिली वो सब चले गए। मैं कह रहा था जैसे हमारा एक लीजेंड है हुसैन शाह, मतलब हॉकी इसके अंदर ओलंपिक के अंदर हॉकी के अलावा एक ही मेडल, एक हॉकी के पास, उसके बाद इंडिविजुअल एक ही मेडल है हमारे आज तक की हिस्ट्री में, वो बॉक्सिंग के अंदर। आज तक ओलंपिक में हमने मेडल नहीं जीता, एक बॉक्सिंग नहीं जीता। वो मुल्क छोड़ के जापान में इस टाइम नेशनलिटी लिए, वो बहुत पहले चले गए। क्यों? उनको समझते उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ उनको जो अनाउंस हुए तो वो भी नहीं मिले, वो कब्जे हो गए सब चीज़ें। क्योंकि मेरे एक फ़ाइट में भी आया, मैं उनसे मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि ना, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं निकला। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स है, हम इतना शोर मचाते हैं, उसके अंदर ही बॉक्सिंग में हिस्ट्री में एक ही गोल्ड है, वो छोड़ के यूके आज बेस्ट उन्होंने छोड़ दी पाकिस्तान को। और बहुत सारे फाइटर्स आप जानते हैं जिसको अपॉर्चुनिटी मिले वो चला जाता है, जो पाकिस्तान का सोचता है वो यहाँ पे जलील होता है। तो अब उस बात का दुख है कि यार ये नहीं उस्मान आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखिए अभी तक 13 फाइट जीती हैं आपने, फिर WBO का चैंपियन आप बने, तो मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर जो आपकी कैटेगरीज के गोल्स हैं, कैटेगरी भी बढ़ती चली जाती है। और जिस तरह आमिर खान जो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हैं वो आपकी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप में स्पार्क भी है। और आपके आमिर खान अगर ब्रिटिश हो के उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा होता था तो उस्मान वजीर तो हमारा अपना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने स्टार्ट आया, उन्होंने स्टार्टअप लिया मेरे साथ, सब कुछ किया, और उसके बाद डेफिनेट उनको भी समझ लगा कि पाकिस्तान से इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो वो भी लाइक होता है, एक मायूस होता है बंदा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रैंकिंग बच गई, मैं अपने स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना मेरी रैंकिंग भी ख़राब हो जाएगा। मैं फ़ाइट नहीं लड़ता तो मैं रैंकिंग में भी नीचे आता, मैं दोबारा फाइट्स नहीं लड़ सकता था टाइटल वगैरह। तो हमारे फिर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एक्टिवेट है, DHA लाहौर नेशनल हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस तरह मलिक कासिम साहब ने, उन्होंने सपोर्ट किया, कायनात ट्रेवल्स वाले, उनकी वजह से मेरी रैंकिंग बची, उनके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्पॉन्सर का। तो ये ज़रूरी है कि आप एक स्पोर्ट्स को हमेशा सपोर्ट ना करें और वहाँ से आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। सारे मेरे तो दोस्त हैं, मगर मैं लाइक कह रहा होता हूँ ना, तो मैं कल भी मैं एक पहले इंटरव्यू में कहा तो मैं हम लोग हंस रहे, उन लोगों ने मेरी स्टोरी शेयर की है ना सबने, शादाब भाई हो गया, इस तरह ना हारिस भाई सबने। तो फिर नीचे जारी बात मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कहता ये क्या बोल रहे हो तुम मैंने कहा आप लोगों को नहीं बोला, मैं स्पोर्ट्स को बोल रहा हूँ। अच्छा। तो दोस्त भी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक एक गेम को आप डिफरेंट ट्रीट करो और एक गेम के एथलीट को डिफरेंट करो। और फिर वो जो एक गेम जिसको डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है वो हमें बड़ा मुश्किल तरह से ट्रीट कर रही है। उस्मान, आमिर खान के साथ आपकी बड़ी मुलाकातें, लेकिन आमिर खान ने आपको पता है लाहौर में भी काफ़ी सेटअप स्टार्ट किए थे, फिर इस्लामाबाद में भी वो बड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह वो अब वापस मूव कर गए, आप भी एज ए बॉक्सर ट्रेनिंग वगैरह के लिए बहुत सारी परेशानियां तो होती होंगी, क्योंकि उस तरह का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे नहीं है। मुझे पता है कि आप जिम भी जाते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड में भी जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। देखें स्ट्रक्चर तो लाइक पूरे आप बिल्डिंग की बात करें, यहाँ पे एक बॉक्सिंग रिंग नहीं है मैं ये फाइट के लिए गया और यकीन करें मैंने लाइक सिर्फ 1-2 दिन मैंने बॉक्सिंग रिंग में ट्रेनिंग किया। और बॉक्सिंग रिंग ऐसा है जैसे कि आप समझो आपके फील्ड का कैमरा है, अगर कैमरा नहीं होगा तो आप कैसे दिखाओगे। बॉक्सिंग रिंग ऐसा है हमारे लिए कि हम जिस दिन बॉक्सिंग के ऊपर रिंग के ऊपर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं जो आप तो वो अंदाज़न कर रहे होते हैं, बस वो आप मैट लगे हैं, जितने फैसिलिटीज़ हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं और उसी के मतलब तहत चल रहे हैं। मतलब लाइक आपका रिंग नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इवन मैं बहुत ज़्यादा ना लाइक आप ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने करियर में 13 फाइट्स या जितना मेरा मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि मुझे सपोर्ट नहीं हुआ, मैं फ़ीस जमा नहीं करा सका। हमेशा मेरे साथ होता रहा ये, अभी नहीं, आज से 4 साल 5 साल आपके साथ आप लोग मेरे साथ तो बड़े पुराने, मगर मैं इसलिए नहीं बोलता, मेरे से बहुत सारे इंटरनेशनल US के मेरा अमेरिकन लाइक दुख ज़्यादा हुआ ना कि मैं वर्ल्ड चैंपियन था। दुख नहीं, मतलब मैं हमेशा वर्ल्ड चैंपियन का भी तो दुख होता है कि कम से कम उसका दिफा में कर लेता टाइटल होता है, बिल्कुल डेफिनेटली। मगर ये था कि मैं हमेशा इसीलिए नहीं बोलता था क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया भी मेरे साथ लाइक है और बहुत जर्नलिस्ट हैं जितने भी स्पोर्ट्स के। तो कल वो आज अभी तो न्यूज़ चली गई, अब तो मैं नहीं रोक सका। अब वो यही सोचता कि मैं पहले कहता था यार इतने ये कैसा मुल्क है जहाँ उनका वर्ल्ड यूथ चैंपियन एक ही है और वो अपनी थोड़ी सी फीस जमा नहीं करा सकते, वहाँ ऐसे स्पॉन्सर नहीं जो इसको सपोर्ट करते हैं और पूरा वर्ल्ड यूथ टाइटल इसके पास है। और मैं उस सेंस में मैं थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का बंदा हूँ अपने कंट्री के लिए। उस सेंस में आप नेशनलिस्ट हैं तभी तो आप यहाँ से बाहर नहीं गए। इसलिए मैं फिर ये भी सोचता था मगर अब
पानी बिल्कुल क्रॉस हो गया, टाइटल चला आपने गया, कहा मेरा कि 10 इस साल दफा की मेहनत वीडियो जाया बना हो गई। लेनी चाहिए। नहीं बस 10 साल मेरी नहीं मेहनत मेहनत जाया नहीं हुई, वो definitely वही मैं- बात है जो आपने खुद ही कहा था कि आपको किसी निजी टीवी चैनल के जो एंकर उन्होंने कहा कि ना उम्मीद नहीं होना, हम भी यही कहेंगे कि टाइटल आपकी मेहनत नहीं जाया हुई, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला को तो पता ही है, वो कहीं ना कहीं अच्छा आपको उस्मान, जरूर उसका फल हमने मिलेगा उस्मान को भी। देखा निमरा कि इनकी बड़ी अच्छी आदत ये है कि ये जो यंग एथलीट्स हैं, यंग बॉक्सर बनना चाहते हैं, उनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो इन फ्यूचर कोई अपनी एकेडमी खोलने का भी, क्योंकि देखें ना अल्टीमेटली आप हमारे सुपरस्टार हैं, आपने अभी 13 जीती हैं, अल्लाह आपको 40 जितवाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह आपको पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, तो आप कुछ स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं, कोई बॉक्सिंग की एकेडमी खोलना चाहते हैं? देखें अगर मैं पाकिस्तान के लिए कुछ सोचता हूँ तो वही है, क्योंकि हर बंदा अपने लिए तो सब करता है, आप भी करोगे, मैं भी, सब हम सब करेंगे। जो अगर अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझसे अच्छे फाइटर्स यहाँ से निकलें। तो डेफिनेटली मेरे गोल्स हैं, मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसी अकेडमीज़ बनाऊँ जहाँ से बहुत सारा टैलेंट निकले, और ऐसा निकले कि पूरी दुनिया में पता चले कि पाकिस्तानी कितने जिन आप इसे कितने स्पार्क है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा गोल है, अगर मैं अपने मुल्क के कुछ करना चाहता हूँ तो ये रियल काम है, तो ये मेरा प्लान्स है। और ये कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग का टैलेंट मौजूद है जहाँ पे ये बना? देखिए बॉक्सिंग थोड़ा ना लाइक वो है पहाड़ी है, लड़ाकू गेम है, तो उसमें ये होता जाता है जैसे आप पहाड़ियों का जिस्म भी मुख्तलिफ होता है, ऐसा ही है, नेचुरल स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ ना, वो इसीलिए तो मैंने उसमें ये कि आप जैसे गिलगित है, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान है, लियारी तो ठीक है, मगर पहले वो लियारी टेक्निकल बॉक्सर्स हैं, जैसे मरी आप लोग की साइड हो गई, तो ये ऐसे है ना, थोड़े मतलब पहाड़ी लोग हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर जो एक दूसरा आप पंजाब या सब होते हैं, मगर मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बाकी फिर उनके थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी, मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये बताइए कि अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब WBO के चैंपियन तो रहे नहीं, तो वर्ल्ड चैंपियन की तरफ देखेंगे या क्या कुछ करेंगे? क्योंकि फाइट्स का जो सिलसिला है उस्मान, मैं आपको अरसा दराज से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी तरफ से पाकिस्तान कभी भी लेट डाउन नहीं हुआ। हमें यही खबर मिलती है कि उस्मान वज़ीर ने आज ही इसको शिकस्त दे दी, इसको नॉकआउट कर दिया। एक दो टफ गेम ज़रूर हुई, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके हक में आए। तो अब फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? देखिए फ्यूचर में भी यही है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बल्तिस्तान दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, मैं क्वालिफाई करता हूँ सारे टाइटल्स, दोबारा मुझे सपोर्ट करें तो मैं बाकी जो टाइटल्स हैं मैं जीतना चाहता हूँ। IBF इंटरनेशनल है, WBC में सिल्वर है, बहुत सारे वो टाइटल्स हैं, तो वहीं जीतना चाहता हूँ अपने कंट्री के लिए। हिस्ट्रियाँ जितना मेरे करियर के अंदर है, अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है, वो मैं जीतूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो हमारे चैंपियंस हैं, सिर्फ आप नहीं कि किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, क्रिकेट के अलावा, कि वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मार खा जाते हैं। टैलेंट आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। आपसे पहले टाइक्वांडो का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था 7-8 साल का, वो जितनी चैंपियनशिप जीत चुका है, तो अगर उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो कल आपको गोल्ड मेडल भी जितवा सकता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होती है, और अगर होती भी है तो इतनी मिनिमम होती है निमरा कि उससे कुछ गुजारा नहीं होता। मिनिमम होता है, ऐसे ही है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सब ने अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।